तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग की एपिसोड 11 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा शुंजी अपने लिए क्वाड्रॉन को खरीद कर लाता है और उसके बाद अपने रीइंकार्नेशन स्टोन की स्पेस के अंदर चला जाता है, जहाँ पर जाकर वो दोबारा से कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है। यहीं पर उसे ग्रीन क्रिस्टल के अंदर से एक पॉइजनस बीड भी मिलता है और जहाँ पर वो अपने पुराने उस दोस्त के बारे में बताता है जिसने उसकी जान ली थी उसकी पिछली लाइफ में। इस एपिसोड की शुरुआत में वो अपने सामने स्क्वाड्रॉन को रखता है और स्क्वाड्रॉन के अंदर अपनी जान फायर को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर पिल्स बनाना स्टार्ट करता है। यहीं पर हमें जंगल का सीन भी दिखाया जाता है। चू फैमिली के वो तीनों ग्रेट एल्डर, उनके साथ चू फैमिली के वो सभी मेंबर्स जो कि उनके साथ वहाँ पर घर को छोड़कर निकल गए थे, यानी कि उन्होंने चू फैमिली को छोड़ दिया है या फिर उन्हें ऐसा कहेंगे जुंजी ने उन सभी को निकाल दिया है। सभी लोग जंगल में बैठे होते हैं और वहीं पर जाकर आपस में मंसूबा बना रहे होते हैं। वो सभी लोग कह रहे होते हैं कि ये लड़का काफी ज्यादा होशियार निकला। जुंजी ने 100 ट्रेजर पवेलियन वालों के साथ पता नहीं कैसे पार्टनरशिप कर लिया और उन दोनों की पार्टनरशिप की वजह से हम लोग उसके ऊपर हाथ भी नहीं डाल पा रहे। सेकंड एल्डर कहते हैं मुझे तो लगा था कि वो लड़का 100 ट्रेजर पवेलियन वालों के साथ मिलकर फैंक्सी माउंटेन के ऊपर से वो सारी की सारी जड़ी बूटियां निकालने के बाद अपनी जेब भरने वाला है, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो वहाँ से जो भी पैसा मिलेगा उस सभी सारे पैसे को चू फैमिली के स्टोरेज में रखवा देगा, यानी कि उसने चू फैमिली के ट्रेजरी रूम में उन सारे पैसे को रखवा दिया है। अब तो हम उस लड़के के ऊपर ये वाला इल्जाम भी नहीं लगा सकते। थर्ड एल्डर कहते हैं और ऊपर से बहुत ज्यादा गुस्से वाली बात यह है कि उस लड़के ने हमें फैमिली से एक्सपेल कर दिया है। हम लोग अपनी फैमिली में वापस नहीं जा सकते, ना ही अपने लोगों से मिल सकते हैं। ऐसा कहना ठीक रहेगा कि हम लोगों के पास अब अपना घर भी नहीं है। हम लोग ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई भी हेल्प नहीं है। बाकी के सारे चू फैमिली के मेंबर्स भी कहना शुरू कर देते हैं हाँ ये बात ठीक है, ये लड़का वाकई में बहुत ज्यादा रूड है, उसने हमारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, उसने अपने ग्रेट एल्डर्स को निकाल दिया है। थर्ड एल्डर यहाँ पर उन सभी लोगों से कहते हैं मुझे लगता है कि हमें पहले उस लड़के के ऊपर अटैक करना चाहिए, वही यहाँ पर जीतेगा जो पहले अटैक करेगा। उसके ऊपर अटैक करके उस लड़के को मार डालते हैं। सेकंड एल्डर कहते हैं हाँ मैं भी बिल्कुल इसी तरह सोचता हूँ, मुझे लगता है कि अभी हमारे पास एक चांस है, अभी उस लड़के को मार सकते हैं क्योंकि फ्यूचर में वो लड़का और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। क्योंकि अगर 100 ट्रेजर पवेलियन वालों के साथ उसका रिलेशनशिप और भी ज्यादा गहरा हो गया तो उसके बाद वो बिल्कुल भी हमें नहीं छोड़ेगा। एल्डर उन लोगों से कहते हैं मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि 100 ट्रेजर पवेलियन वालों का उसके साथ कोई ऐसा गहरा रिलेशनशिप है, वो लोग सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की हद तक किसी के साथ ताल्लुक रखते हैं। फर्स्ट एल्डर उन सभी लोगों से कहते हैं अगर हम लोग यहाँ पर जुंजी को मार डालते हैं तो जुंजी को मारने के बाद हम लोग 100 ट्रेजर पवेलियन वालों के साथ मिलकर उस माउंटेन के ऊपर जितनी भी जड़ी बूटियां हैं उन सभी को एक्सट्रैक्शन का काम शुरू करेंगे और वो सब कुछ हमारे कंट्रोल में होगा। उसके बाद अगर हम लोग चाहें तो 100 ट्रेजर पवेलियन वालों को भी सबसे निकाल सकते हैं या फिर हम लोग 100 ट्रेजर पवेलियन वालों को और भी ज्यादा बेनिफिट्स दे सकते हैं जिसकी वजह से वो लोग बाकी को छोड़कर हमारे साथ लग जाएंगे। सेकंड एल्डर कहते हैं लेकिन हम लोगों ने काफी दिनों से उस लड़के को नहीं देखा, पता नहीं वो कहाँ पर है, लगता है कि वो अकेले रूम में बैठकर कल्टीवेट कर रहा है। इस बार अगर उसने अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीट कर लिया तो वो दोबारा से ब्रेक थ्रू कर लेगा। फर्स्ट एल्डर कहते हैं चाहे वो कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाए लेकिन वो हमारी असैसिनेशन अटेम्प्ट से बच नहीं पाएगा, इस बार हम लोग उसको जरूर मार डालेंगे। हमारे जुंजी का सीन भी दिखाते हैं। हमारे जुंजी ने जो पर्ल निकाला था, यानी कि उसको जो क्रिस्टल मिला था उस ग्रीन क्रिस्टल के अंदर से, उसने उसको रिफाइन किया और उसको रिफाइन करने के बाद उसने एक पॉइजन बना लिया है। जुंजी ने उस पॉइजन को लिक्विड फॉर्म में चेंज करने के बाद वहाँ पर 3 नीडल्स निकालता है और इन तीनों नीडल्स को उस पॉइजन में डिप कर देता है और उनको वहाँ पर पॉइजन में डिप करने के बाद कहता है तीनों नीडल्स के ऊपर ऐसा पॉइजन है जिसका कोई भी तोड़ नहीं है, जिसको भी ये नीडल लगेगी वो मर जाएगा। इसका मतलब ये है कि इन 3 नीडल्स से मैं 3 बार अपनी जान बचा सकता हूँ, 3 एक्सपर्ट्स को इससे मार सकता हूँ, लेकिन मैं इसको किसी को भी बता नहीं सकता क्योंकि ये मेरा सीक्रेट मूव है। अगर किसी को पता चल गया तो कोई भी मेरी नीडल से हिट नहीं होगा। हमारा जुंजी जहाँ पर अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट करने के बाद रूम से बाहर निकलता है तो सामने उसकी वाइफ ल्यूजियांग बैठी होती है। वो उसके पास जाता है और उसे कहता है ल्यूजियांग तुम यहाँ पर उदास क्यों बैठी हो। वो उसके देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है फाइनली तुम बाहर आ ही गए, तुम्हारे बारे में सोचकर यहाँ पर उदास हो रही थी कि तुम कब बाहर निकलोगे, मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा परेशान थी। ल्यूजियांग उसे कहती है पता नहीं मेरे साथ क्या मसला है, जब भी मैं यहाँ पर बहुत सारी की पावर को इकट्ठा करती हूँ और अपनी मास्टर स्पिरिट को मटेरियलाइज करने लगती हूँ उसी वक्त वो सारी की सारी एनर्जी डेसिपेट हो जाती है और मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारा कोल्ड ऑरा आ जाता है। यानी ये सारे का सारा कोल्ड ऑरा कहाँ से आता है कि ये मेरी मास्टर सोल को मटेरियलाइज होने नहीं दे रहा। जुंजी से कहती है जुंजी कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है। जुंजी उसका हाथ पकड़ता है और चेक करते हुए कहता है मुझे तो तुम्हारी बॉडी के अंदर से कोई भी कोल्ड ऑरा महसूस नहीं हो रहा। फिर साथ ही जुंजी से कहता हो सकता है कि ये कोल्ड ऑरा तुम्हारी मास्टर स्पिरिट से आ रहा हो क्योंकि तुम्हारे पास जो मास्टर स्पिरिट होगी वो कोल्ड टाइप की होगी, यानी वो आइस जो यूज कर सकती होगी। फिर साथ ही वो उसे कहता है जबकि तुम्हारी मास्टर स्पिरिट के अंदर से निकलने वाली की पावर बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसका मतलब ये है कि जब तुम्हारी मास्टर स्पिरिट मटेरियलाइज हो जाएगी तो वो एक बहुत ही हाई ग्रेड की मास्टर स्पिरिट होगी। ल्यूजियांग उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होती है। ये उसे कहता है क्योंकि तुम्हारी बॉडी इस वक्त काफी ज्यादा वीक है, इसी वजह से तुम अपनी मास्टर स्पिरिट को मटेरियलाइज नहीं कर पा रही, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी तुम इसको दोबारा से मटेरियलाइज करना सीख जाओगी। तो ये दोनों जहाँ पर अभी बातें कर रहे होते हैं कि उसी वक्त जाहू बाहर से भागता हुआ था और बहुत सा घबराया हुआ था। वो दूर से चलाकर उसे कहता है यंग मास्टर मेरी बात सुनो, करे कि तुम उठ गए हो, अगर तुम वहाँ पर अपने रूम से बाहर नहीं निकलती तो मैं तुम्हारा दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा मसला हो गया है। साथ ही उसे बताता है कुछ दिन पहले हम लोग माइन में खुदाई कर रहे थे और वहीं पर खुदाई करते हुए एक्सीडेंटली साइड के ऊपर से एक और खान का रास्ता ओपन हो गया और हमने उसके अंदर देखा तो वहाँ पर बहुत सारे क्रिस्टल्स है, वहाँ पर रेड कलर के ब्लड टाइप के क्रिस्टल्स हैं। वहाँ पर जितने भी क्रिस्टल्स हैं वो सारे के सारे फायर स्पिरिट स्टोन्स हैं। ये सब कुछ हमारी माइंड के कोलैप्स होने की वजह से हुआ था और दूसरा दरवाजा अपने आप वहाँ पर ओपन हो गया। उसे
कहता है तो कहीं हमारे वर्कर्स को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, मुझे ये बता कोई वर्कर मरा तो नहीं है। ताऊ उसे कहता है नहीं कोई भी मरा नहीं है, बस कुछ वर्कर्स ऐसे हैं जो कि जख्मी हुए हैं, लेकिन हमने उन सभी को कंपनसेट कर दिया है। सुंजी उसे कहता है तो फिर यहाँ पर तुम मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे, तुम लोगों को जल्दी से और दूसरी माइन के अंदर से फायर स्पिरिट स्टोन्स को निकाल लेना चाहिए, वहाँ पर माइनिंग को स्टार्ट क्यों नहीं किया। तो जाऊ से कहता है हम लोग वहाँ पर माइनिंग को स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर बहुत सा खतरा है। जाऊ से कहता है वहाँ पर हर तरफ बहुत सारी मिस्ट है और वो मिस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल है। ऐसे हम लोग वहाँ पर उस मिस्ट के अंदर जाते हैं तो हमारे सभी लोगों की स्पिरिट एनर्जी विजर्क होना शुरू हो जाती है और वो सभी लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जी से कहता है क्या उस मिस्ट के अंदर से बहुत ही स्वीट सी फ्रेग्रेंस आ रही है। जाऊ से कहता है हाँ यंग मास्टर, वहाँ से काफी सारी स्वीट स्मेल आ रही थी, यानी कि वहाँ से बहुत सारी मीठी मीठी स्मेल आ रही है। तो लेकिन यंग मास्टर तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। जी से कहता है मुझे पता चल गया कि वहाँ पर क्या है, चलो ठीक है अब वहाँ पर चलते हैं। और हमारा जुंजी उसके साथ उस जगह के ऊपर पहुंच जाता है। ये लोग फेंगजी माउंटेन के ऊपर पहुंच जाते हैं जहाँ पर पहले से उनके लोग बाहर खड़े होते हैं, वो लोग अंदर नहीं जा रहे होते हैं। तो जुंजी उन सभी लड़कों से कहता है तुम सभी लोग यहीं पर टनल के बाहर रहकर इस एरिया को गार्ड करो, कोई भी यहाँ पर अंदर नहीं आना चाहिए। सभी लोग उसे कहते हैं ठीक है सर, हम लोग यहीं पर रुकेंगे। और हमारा जुंजी जाहू को अपने साथ लेकर अंदर आ जाता है। वहाँ पर दीवार में काफी सारे क्रिस्टल्स होते हैं, ये सारे के सारे फायर स्पिरिट क्रिस्टल्स होते हैं। हमारा जुंजी जैसे आगे बढ़ता है वो कहता है मुझे लगा ही था कि यहाँ पर फ्लेम हार्ट फ्रूट होगा, तो ये वाकई में फ्लेम हार्ट फ्रूट ही है। बस यहाँ पर जो सारी मिस्ट है जो उसकी प्रोटेक्शन के लिए, तो अपने पास एक पिल निकालता है और अपनी छोटे जाहू को देते हुए कहता है इसको खा लो, हार्ट क्लींजिंग पिल है, इसको खाने की वजह से तुम्हारे ऊपर इस मिस्ट का असर नहीं होगा। उसके पास से पिल लेकर खा लेता है, जबकि जुंजी भी अपने पास इस पिल को खा लेता है और वो लोग आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। मिस्ट में आगे की तरफ चलते जाते हैं यहाँ तक कि वो उस पेड़ तक पहुंच जाते हैं। जाहू कहता है जी क्या यहाँ पर स्पेस इतनी ज्यादा खुली कैसे हो गई है, ऊपर से यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पेड़ भी लगा और उसके ऊपर काफी सारे फल भी लगे हुए हैं, माइन के अंदर एक पेड़ कैसे उग सकता है। जुंजी उसे इस पेड़ के बारे में बताता है, वो उसे कहता है इसको फ्लेम हार्ट ट्री कहा जाता है, इसके ऊपर जो फ्रूट लगा हुआ है इसको फ्लेम हार्ट फ्रूट कहा जाता है। जैसे उसके करीब पहुंचता है तो वहाँ पर उसकी बॉडी के ऊपर उसका असर होना शुरू होता है उस मिस्ट का, की वजह से उसे वहाँ पर सांस भी नहीं आ रहा होता। तो हमारा जुंजी उसे खींचकर पीछे की तरफ ले आता है और उसे कहता है उसके ज्यादा करीब मत जाओ। उसे कहता है लेकिन यंग मास्टर वहाँ पर हुआ क्या, मैं उसके करीब गया तो मुझे ऐसा झटका क्यों लगा। जुंजी उसे कहता है इसे फ्लेम हार्ट ट्री कहा जाता है, जब तुम इसके ज्यादा करीब पहुंचते हो तो वहाँ पर मिस्ट की पावर बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से तुम इसके करीब खड़े नहीं रह पाए और तुम्हें झटका लगा है। साथ ही जुंजी उसे कहता है अगर तुम इस मिस्ट के ज्यादा करीब जाते हो तो ये तुम्हारी मार्शल स्पिरिट को, यानी कि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो स्पिरिट हो रहा है वो वहाँ पर बहुत ज्यादा बेजर्क होने की वजह से फट भी सकता है और तुम्हारी बॉडी फट जाएगी। जाओ उसकी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा डर जाता है। उसे कहता है तो इसका मतलब यह है कि हम लोग यहाँ से माइनिंग नहीं कर सकते, ये तो हमारे लिए बिल्कुल बेकार है, तो चलो फिर यहाँ से निकलते हैं। जुंजी से कहता है नहीं हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले, क्योंकि जब यहाँ पर जो फ्लेम हार्ट ट्री के ऊपर जो फल है ये पक जाएगा तो इसके पकने के बाद ये सारी की सारी मिस्ट खुद ही डिसअपियर हो जाएगी, हमें इससे निमटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। साथ ही वो जाहू को कहता है कि तुम्हें पता है कि इस पेड़ के ऊपर जो फल लगा हुआ है वो कौन से ग्रेड का है, इसके ऊपर जो फल लगा है वो 3rd ग्रेड का एक फल है। कोई भी बॉडी टेम्परिंग का कल्टीवेटर इस फ्रूट को खाता है तो इसको खाने के बाद वो डायरेक्टली ब्रेक थ्रू कम्प्लीट कर लेगा, वजह से ये फ्लेम हार्ट फ्रूट बहुत ज्यादा स्पेशल है। उसकी बात सुनने के बाद कहता है ये तो बहुत ज्यादा ऑसम है। फिर साथ ही वो वहाँ पर सोच रहा होता है यहाँ पर एक फ्रूट को खाने के बाद हम लोग ब्रेक थ्रू कर सकते हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पर 10-12 फ्रूट्स को खा ले तो हम लोग डायरेक्टली स्पिरिट गैदरिंग ग्राम में जा सकते हैं, यानी कि इतना ब्रेक थ्रू कर लेंगे। जुंजी वहीं पर खड़े खड़े उसे कहता है तुम्हें इस तरह की बातें नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि तुम इस फ्रूट को सिर्फ और सिर्फ एक ही बार खा सकते हो तभी ये असर करेगा, दूसरी बार खाने पर इसका असर नहीं होता। तो जाहू उसकी बात सुनने के बाद कहता है फिर तो ये फ्रूट बिल्कुल बेकार है। साथ ही जुंजी उसे कहता है तुम तो अभी से बेकार कह रहे हो, अब एक और बात सुनो, ये फ्रूट तो अभी बिल्कुल कच्चा है क्योंकि इसे पकने में बहुत सारा टाइम लगेगा और तुम्हें पता है कि इसको पकने में कितना टाइम लगेगा, मेरे ख्याल से तो कम से कम 10 साल लगेंगे तब की जाकर ये पकेगा। सुनने के बाद जाहू वहाँ पर कहता है तो इसका मतलब यह है कि हम लोग कभी भी इस फ्रूट को यूज नहीं कर सकते, 10 साल के बाद यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग आ जाएंगे, इस फ्रूट को हमसे छीन कर ले जाएंगे, यानी कि हम लोग मेहनत करते रहे इसको देखते रहे और 10 साल के बाद कोई और इसका फल ले जाएगा। जुंजी अपने साथ कुछ स्पेशल चीजें लेकर आया होता है, वो वहाँ पर कुछ घास के तिनके लेकर आया था जो कि एक स्पेशल घास होती है जिसको वुड ऑर्चिड ग्रास कहते हैं। अपने पास इस ग्रास के तिनके निकालता है तो जाहू से कहता है यंग मास्टर तो ये तुम क्या कर रहे हो, तुम ये सारे की सारी वुड ऑर्चिड ग्रास को यहाँ पर क्यों दबा रहे हो। तुम्हारा जुंजी उस पेड़ के इर्द गिर्द वहाँ पर वुड ऑर्चिड ग्रास को लगाना स्टार्ट करता है, वो एक सर्कल में वहाँ पर उसके आसपास पेड़ के आसपास बहुत सारी वुड ऑर्चिड ग्रास को लगा देता है। साथ साथ वो जाहू को बता रहा होता है कि ये जो फ्लेम हार्ट फ्रूट है इसके ट्री का जो सोर्स है वो यांग टाइप की होती है, यानी कि इसकी एनर्जी यांग टाइप की है, जबकि जो वुड ऑर्चिड है इसकी जो एनर्जी होती है वो जिन टाइप की होती है। जिन और यांग आपस में मिलते हैं तो यहाँ पर इनकी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। सिंपल बात यह है कि इस ऑर्चिड ग्रास के उसके इर्द गिर्द लगाने की वजह से इसके पकने के टाइम को कम कर देगा, जहाँ पर उसे पकने में पूरे 10 साल लग रहे थे अब उसे पकने में बहुत ही कम टाइम लगेगा। जुंजी जाहू को बताता है कि सिर्फ एक ही महीने के बाद देखना ये फ्रूट पक जाएगा और इस फ्रूट के पकने के बाद ये सारी की सारी मिस्ट यहाँ से खत्म हो जाएगी, उसके बाद तुम लोग यहाँ से सारे स्पिरिट स्टोन्स को भी निकाल सकते हो और साथ ही हम लोग इस फ्रूट को भी यहाँ से ले लेंगे। उसे कहता है ये बात तो वाकई में सच लगती है, मुझे अभी भी महसूस हो रहा है कि यहाँ पर मिस्ट कम होती जा रही है।
फिर साथ ही वो कहता है ब्रदर तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा आसम हो। साथ ही वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। जुनजी उसे कहता है बस भी करो, दिन में सपने देखना बंद करो, अभी तो इसका फल को हासिल करना बहुत ज्यादा दूर है। इसी वक्त उन्हें बाहर से चिल्लाने की आवाज आती है। वो लोग बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ से उन्हें बहुत सी गंदी सी स्मेल आ रही होती है, जैसे किसी ने वहाँ पर पॉइजन को फैलाया हो। बाहर निकलते हैं तो उनके जितने गार्ड्स होते हैं वो सारे के सारे ग्राउंड के ऊपर गिरे पड़े होते हैं और वो सभी लोग चिल्लाकर कह रहे होते हैं प्लीज यंग मास्टर यहाँ पर आओ और हमारी हेल्प करो। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 11 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अब यहाँ पर कौन आ गया है जो कि इनके फ्लेम हार्ट फ्रूट को खिन से छीनना चाहता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट का किस रूप बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। स्वर्ड किंग के लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा जुंजी और जाहू दोनों ही केव के अंदर होते हैं। उन्हें केव के अंदर स्मेल आती है और साथ ही चीखने की आवाज आती है। वो लोग बाहर की तरफ निकलते हैं तो उनके सारे गार्ड्स वहाँ पर ग्राउंड के ऊपर पड़े होते हैं। वो चिल्लाकर उसे कह रहे होते हैं प्लीज हमारी हेल्प करो। वहीं पर उन्हें साइड के ऊपर एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। बूढ़ा आदमी इन दोनों की तरफ देखता है और कहता है तो यहाँ पर दो और लोग हैं। तो जाहू उसके चेहरे के ऊपर बने हुए निशानों को देखकर पहचान जाता है और कहता है ऐसा नहीं हो सकता, कहीं ये ओल्ड पॉइजन जैन तो नहीं है। तो मास्टर जैन भी उसे कहती है लगता है कि तुम्हें मेरे बारे में पता है। हाँ मैं ओल्ड मास्टर जैन ही हूँ। फिर साथ ही वो उन दोनों के पास से आगे गुजर जाता है और कहता है जबकि तुम दोनों सिर्फ और सिर्फ बच्चे हो तो फिर ठीक है मैं तुम दोनों को जिंदा छोड़ देता हूँ। मुझे तो सिर्फ ये केव चाहिए इसलिए मैं केव लेने के लिए आगे जा रहा हूँ। हमारा जुंजी उसे कहता है यहीं पर रुक जाओ। वह सुनने के बाद वो भी वहीं पर रुक जाता है और पीछे की तरफ मुड़ता है और कहता है लगता है कि तुम दोनों के अंदर भी काफी ज्यादा हिम्मत है जो तुम लोग मुझे यहाँ पर रुकने का कह रहे हो। तो जुंजी से कहता है ये वाली केव जो है ये मेरी चू फैमिली की है। मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन है जिसकी वजह से तुम मुझे यहाँ पर कह रहे हो कि मैं यहाँ से वापस चला जाऊँ। तो मास्टर जैन उसे कहता है मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इस जगह किसकी है, मुझे यहाँ पर फ्लेम हार्ट फ्रूट चाहिए और वो फ्लेम हार्ट फ्रूट इसी केव के अंदर है और मुझे वो चाहिए। और अगर कोई भी मेरे रास्ते में आने की कोशिश करेगा फिर चाहे वो कोई बच्चा ही क्यों ना हो मैं उसे भी मार डालूंगा। तो जाहू बेचारा उसकी बात सुनने के बाद वहीं पर बैठकर रोना शुरू कर देता है और कहता अब क्या होगा। पॉइजन जैन को तो पहले से पता है कि यहाँ पर इस केव के अंदर फ्लेम हार्ट फ्रूट है। इतना सा मेहनत करने का क्या फायदा हुआ क्योंकि ये सारे का सारा फ्रूट तो ओल्ड मास्टर जैन ले जाएगा। हमारा जुंजी ओल्ड मास्टर जैन से कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर किसी को भी मार सकते हो, तुम्हारे रास्ते में आएगा। और वो बड़ी स्पीड से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपनी तलवार को घुमाते हुए मास्टर जैन के ऊपर अटैक करता है। मास्टर जैन पीछे की तरफ बढ़ते हुए उसके अटैक को अवॉइड करते हैं। मास्टर जैन पीछे की तरफ बढ़ते हैं और उसे कहते हैं बेवकूफ लड़की क्या तुम वाकई में मरना चाहते हो, तुम्हारी कैसे मेरे पर अटैक करने की। तो फिर ठीक है मैं तुम्हारी ख्वाहिश यहाँ पर पूरी कर देता हूँ। और वो अपनी बाहों को फैलाते हैं और वहाँ से काफी सारा पॉइजन निकालते हैं। वो सारी की सारी पॉइजन मिस्ट होती है जो कि इनके पास होती है क्योंकि ये पॉइजन मैजैन है, इसी वजह से इनके पास बहुत सारे पॉइजन होते हैं। ये उसके ऊपर अटैक करते हैं तो और जाहू बहुत ज्यादा घबरा जाता है, चिल्लाना शुरू कर देता है कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है। तो ओल्ड मास्टर जैन स्पिरिट गैदरिंग के 9th लेवल पर, इसी वजह से ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अपने पॉइजन को वहाँ पर पिलाने के बाद ओल्ड मास्टर जैन कहते हैं मुझे तो लगा था कि ये लड़का एक ही मूव के साथ नहीं मरेगा लेकिन ये तो एक ही मूव के साथ मर गया। और मुझे लगा था कि तुम दोनों काफी ज्यादा इंप्रेसिव हो जो यहाँ पर मेरे सामने खड़े होकर बात कर रहे हो। तो उसी वक्त तुम्हारा जुंजी फिर से पीछे से निकलता है और अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर फिर से अटैक करता है। वो फिर से उसके अटैक को अवॉइड करते हुए पीछे की तरफ हटता है। पीछे हटने के बाद वो हमारे जुंजी से कहता है तुम्हें मैंने जहाँ पर पॉइजन दिया था, ऐसा पॉइजन जिससे इल्यूजन क्रिएट होती है, फिर तुम मेरे पॉइजन से बच कैसे गए। तुम्हारे जुंजी से कहता है तुम जहाँ पर इस कमजोर से इल्यूजन पॉइजन को यूज करते हुए मेरे साथ निमटना चाहते हो, कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया। क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि इल्यूजन पॉइजन को करने के लिए उससे पहले ब्लड के अंदर एंटर होना पड़ता है। अगर मेरे ब्लड के अंदर एंटर नहीं होगा तो फिर यहाँ पर काम कैसे कर सकता है। ओल्ड मास्टर जैन से कहता है लड़के जी तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम्हें इस बारे में पता था, इसी वजह से तुम मेरे स्मोक पॉइजन से बच गए, लेकिन अब देखो इस तरह तुम कैसे बच पाते हो। साथ ही वो से कहते हैं जब एक बार तुमने मुझे यहाँ पर ऑफेंड कर दिया तो इसका मतलब तुम्हारी मौत होने वाली है। और वो फिर से वहाँ पर अपने पॉइजन को रिलीज करते हैं। वो यहाँ पर दूसरे पॉइजन को रिलीज करता है। तुम्हारा जुंजी उसके सामने बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होता है और उसे कहता है मुझे पता है कि इसे रोटन स्पिरिट पाउडर कहा जाता है और ये वाला पाउडर जो है वहाँ में तभी फैल पाता है जब तुम अपनी स्पिरिट एनर्जी को यूज करते हो। अगर मैं यहाँ पर अपनी स्पिरिट एनर्जी को यूज नहीं करता तो ये वाला पॉइजन मेरी बॉडी के अंदर एंटर नहीं हो पाएगा। इसके साथ तो डील करना और भी ज्यादा आसान है, तुम यहाँ पर इस पॉइजन के साथ मुझे नहीं मार सकते। ये बात सुनने के बाद मास्टर जैन और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर साथ ही वो बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है। मास्टर जुंजी आगे की तरफ बढ़ता है और उसके करीब पहुंच जाता है। जुंजी उसके करीब पहुंचने के बाद से कहता है मैंने काफी लंबा अर्सा पहले तुम्हारे बारे में सुना था कि मास्टर जैन की जो पॉइजन आर्ट्स है वो वाकई में पियरलेस है, लेकिन आज यहाँ पर देखकर मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है कि तुम्हारी पॉइजन आर्ट्स इतनी भी अच्छी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बारे में जितनी भी कहानियां थी वो सारी की सारी तो बेकार निकली। तुम यहाँ पर अपने रियल पॉइजन का यूज क्यों नहीं करते हो। वो यहाँ पर इसे एक स्पेशल पॉइजन जिसका नाम ब्लड क्रीम पॉइजन होता है वो उसके यूज करने का उसे कहता है क्यों ना तुम यहाँ पर ब्लड क्रीम पॉइजन को यूज करो, फिर हो सकता है कि तुम्हारे पास एक मौका हो तो मुझे मार सको। ये बात सुनने के बाद मास्टर जैन बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़की के पास ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई, इसे कैसे पता है कि मेरे पास ब्लड क्रीम पॉइजन है। साथ ही मास्टर जैन जल्दी से पीछे की तरफ जंप करते हैं और कहते हैं आज के इस
वाकई में हमेशा याद रखूंगा। देखना जब अगली बार तुम मुझे मिलोगे मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। और वो बड़ी स्पीड से वहाँ से भाग जाते हैं। वो बेचारा जो कि बहुत सा घबराया हुआ होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि वो यहाँ से चला गया है। उसके बाद वो मास्टर जुंजी से कहता है, मास्टर जुंजी ये बताएं कि आपको ये सारी बातें कहाँ से पता चली, आप इतने ज्यादा नॉलेजेबल कहाँ से हो गए, आपको तो पॉइजन के बारे में पता है। जुंजी से कहता है, क्या तुमने इस बात को नोटिस किया, मास्टर जैन जब हमारे साथ यहाँ पर फाइट कर रहे थे उन्होंने शुरुआत से यहाँ पर अपनी स्पिरिट एनर्जी को रिलीज नहीं किया। मैं यहाँ पर उसको हरा पाया हूँ सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से क्योंकि मुझे पता था कि वो स्पिरिट एनर्जी को रिलीज नहीं कर रहा, वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉइजन को यूज कर रहा था। उसने अपनी स्पिरिट एनर्जी को रिलीज नहीं किया। उसकी बॉडी के अंदर से एक बहुत ही अजीब सी ऑर्डर आ रही थी जिसकी वजह से मुझे पता चला कि उसकी बॉडी के अंदर ब्लड ग्रीन पॉइजन है। लगता है कि किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान ब्लड ग्रीन पॉइजन उसी की अपनी बॉडी के अंदर चला गया है जिसकी वजह से उसकी बॉडी अंदर से बहुत ज्यादा जख्मी है। ब्लड ग्रीन पॉइजन अभी भी उसकी बॉडी के अंदर है जिसे वो डिटॉक्सिफाई नहीं कर पा रहा और उसे लगता है कि फ्लेम हार्ट फ्रूट खाने की वजह से उसकी बॉडी के अंदर से पॉइजन निकल जाएगा। इसी वजह से वो यहाँ पर ये सब कुछ कर रहा है ताकि वो अपनी जान बचा सके। साहू से कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि यहाँ पर हुआ क्या था। साथ ही साहू से कहता है, लेकिन मुझे तो लगता है कि मास्टर जैन का हमारे साथ एक झगड़ा क्रिएट हो गया है। अगर हमने उसको यहाँ से हरा कर भेज दिया और उसे स्पिरिट फ्रूट फ्लेम नहीं लेने दिए, लगता है कि अगली बार वो फिर से हमारे पर अटैक करने के लिए जरूर आएगा। तब ये कम्प्लीटली हील हो जाएगा यानी अपनी बॉडी से ग्रीन पॉइजन को निकाल देगा, तो उसके बाद ये हमारे पर अटैक करने के लिए जरूर आएगा। तब जुंजी से कहता है, नहीं नहीं लगता कि ये उस दिन तक का इंतजार कर सकता है क्योंकि इसके पास ज्यादा दिन नहीं बचे, इसके पास बहुत ही कम दिन बचे हैं। ब्लड ग्रीन पॉइजन बहुत सा टॉक्सिक पॉइजन होता है, अगर इसने इस पॉइजन को अपनी बॉडी के अंदर अच्छी तरह से रिफाइन नहीं किया तो फिर ये यहाँ पर बच नहीं पाएगा। इसके पास सिर्फ और सिर्फ 3 दिन है। 3 दिन के बाद इसके सारे इंटरनल ऑर्गन्स अंदर से पिघल जाएंगे और ये मर जाएगा। लेकिन अगर इसको यहाँ पर इलाज मिल जाए तो फिर ये बच सकता है। साहू से कहता है, मास्टर आपकी इस बात का क्या मतलब है, क्या आपको इसके पॉइजन के इलाज के बारे में पता है, क्या आपको पता है कि इसका इलाज क्या है। जुंजी से कहता है, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, हो सकता है कि मेरे पास इसका इलाज हो। चलो ठीक है, पहले अपने गार्ड्स के ऊपर से पॉइजन को डिस्पेल करते हैं। वो आगे बढ़ता है और उन सभी की बॉडी के ऊपर अपनी एनर्जी को इम्ब्यूट करते हुए उन सभी की बॉडी के ऊपर जो पॉइजन का इफेक्ट होता है उसको नॉलिफाई कर देता है। सभी लोग फिर से उठकर खड़े हो जाते हैं। जुंजी उन सभी लड़कों से कहता है, आज जो भी हुआ इस सभी को सीक्रेट रखना, कभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उसके बाद हमारा जुंजी अपने जाऊ को अपने साथ लेकर वहाँ से वापस की तरफ मुड़ पड़ता है, जबकि मास्टर जैन वहीं पर छुपकर उनकी बातें सुन रहे थे और मास्टर जैन को पता चल जाता है कि इस लड़के के पास इलाज है। तो जैन कहते हैं, इसने लास्ट के ऊपर उस लड़के को ये नहीं बताया कि उसके पास इलाज है या नहीं, इसका मतलब यही है कि इस लड़के के पास इलाज होगा। साथ ही वो सोच रहे होते हैं, आखिर ये कौन सा गॉडली सेंट है जिसे पॉइजन के बारे में इतना कुछ पता है। इसने मुझे दूर से देखकर ही पहचान लिया कि मेरी बॉडी के अंदर ब्लड ग्रीन पॉइजन है। पिछले कई सालों के साथ पॉइजन आर्ट में कल्टीवेट कर रहा हूँ, मुझे काफी सारे पॉइजन के बारे में पता है, लेकिन इस लड़की को ब्लड ग्रीन पॉइजन के बारे में कैसे पता चला। ये तो बहुत ज्यादा यंग है, इतनी कम उम्र में से ब्लड पॉइजन के बारे में नहीं पता होना चाहिए। घर वापस आने के बाद हमारा जुंजी जाहू और लियूजियांग से कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों टेम्परेरी किसी दूसरी जगह के ऊपर चले जाओ, किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाओ। यहाँ पर कुछ बहुत ही स्ट्रीम गेस्ट आने वाले हैं मुझसे मिलने के लिए, मुझे पहले उन लोगों से निपटना होगा, उसके बाद तुम लोग वापस आ जाना। जी अपनी वाइफ से कहता है, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा, तुम लोग जल्दी से वापस घर आ जाना। उसे कहती है, ठीक है हम लोग ऐसा ही करेंगे। साथ ही वो साहू से कहता है, लियूजियांग का ध्यान रखना, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के वहाँ चले जाने के बाद नेक्स्ट सीन में फिर से बाहर के जंगल का दिखाया जाता है। बाहर के जंगल में जहाँ पर वो तीनों एल्डर्स होते हैं, एल्डर को ये खबर पता चल जाती है। वो कहते हैं, जुंजी को एक केव मिली और उस केव के अंदर फ्लेम हार्ट फ्रूट्स मिले हैं और वहाँ पर बहुत सारे स्पिरिट फ्लेम क्रिस्टल्स भी हैं। सेकंड एल्डर कहते हैं, अगर वहाँ पर उस केव के अंदर जितने भी स्पिरिट स्टोन्स हैं उन सभी को बेचने की जिम्मेदारी मुझे दी जाती है, मैं उसका मैनेजर बन जाता हूँ, तो मैं अपनी फैमिली को बहुत सारे बेनिफिट्स दिलवा सकता हूँ। एल्डर उसे कहते हैं, मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ पर इस काम को और ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए, हमें जल्दी से जितनी जल्दी हो सके उस लड़के को मार देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त वो लड़का अपनी उस केव के अंदर से खुदाई की वजह से काफी ज्यादा परेशान होगा और वहीं पर सारा ध्यान उसी तरफ दे रहा होगा, तो फिलहाल के लिए हम लोग आसानी से उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। फिर साथ ही वो सेकंड एल्डर से कहते हैं, एक बार अगर हमने उस लड़के को मार दिया तो उस लड़के को मारने के बाद केव को हम ही लोग मैनेज करेंगे और फिर हम लोग वहाँ से बहुत सारा पैसा भी कमाएंगे। फर्स्ट एल्डर उन लोगों से कहते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर केयरलेसली उस लड़के के ऊपर अटैक नहीं कर सकते, तुम लोग भी जानते हो कि वो लड़का कितना स्ट्रॉन्ग है। दोनों ही एल्डर उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, अब इस बात का क्या मतलब है कि तुम यहाँ पर इस समय अटैक करने से मना कर रहे हो। फर्स्ट एल्डर उनसे कहते हैं, क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता। जुंजी जब उस केव से वापस आया तो वापस आते उसने सबसे पहला काम क्या किया, उसने जाहू और अपनी वाइफ उन दोनों को किसी दूसरी जगह के ऊपर भिजवा दिया है। उसे भी पता है कि कोई ना कोई उसके ऊपर अटैक करने के लिए जरूर आएगा, इसी वजह से वो हमारा इंतजार कर रहा है। सेकंड एल्डर से कहते हैं, हाँ मुझे भी लगता है कुछ ना कुछ अजीब तो चल रहा है। फर्स्ट एल्डर कहते हैं, मुझे लगता है कि वो कोई ना कोई प्लानिंग बना रहा है। यहाँ पर सब के चलते 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन के बाद फर्स्ट एल्डर से रहा नहीं जाता और वो चिल्लाकर कहते हैं, आखिर हम लोग यहाँ पर कितने दिन तक इंतजार करेंगे, हम लोग कितने दिनों से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, हम लोग और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। तो फर्स्ट एल्डर से कहते हैं, फर्स्ट एल्डर हमें लगता है कि आपके बेटे चूहाई के मरने के बाद से आप काफी ज्यादा डरपोक हो गए हैं, क्योंकि आप यहाँ पर संभल कर कदम रख रहे हैं कि
हमें पता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक लड़का है, अभी उसकी कल्टीवेशन भी लो है, तो आसानी से हम लोग उसको रास्ते से हटा सकते हैं और उसके बाद आप फैमिली पैट्रियार्च बन जाना। सेकंड डायरेक्टर भी कहते हैं मुझे भी ऐसे ही लगता है कि हमें यहाँ पर फर्स्ट मूव चलना चाहिए, हमें जाकर उसके ऊपर अटैक करना चाहिए, उसको मार देना चाहिए। हम लोग यहीं पर बैठकर सिर्फ यही सोचते रहेंगे कि वो लड़का वहाँ पर कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है, तो हम लोग कभी भी आगे बढ़कर उस लड़के को मार नहीं पाएंगे। मुझे भी लगता है कि अब वो लड़का हमें जानबूझकर इस तरह की बेवकूफ बना रहा है ताकि हम लोग इसी कंफ्यूजन में रहे कि वो कुछ प्लान कर रहा है। ये सभी फैमिली मेंबर्स भी कहते हैं हमें अपने यंग मास्टर का बदला लेना है, चलो यंग मास्टर का बदला लेते हैं। टाइलर सभी की बातें सुनने के बाद कहते हैं अच्छा ठीक है, फिर चलो चलते हैं और जाकर आज रात उस लड़के को मार डालते हैं। कहीं पर उनके साथ एक और बंदा होता है जो कि स्पिरिट गैदरिंग नाम का एक एक्सपर्ट होता है। वो उनसे कहता है जरा देखो तो सही, छोटा सा लड़का जो कि अपनी बॉडी टेम्परिंग के 4th लेवल पर है, उसने यहाँ पर इतने सारे बूढ़े आदमी को छुपने में मजबूर कर दिया है। तुम सभी लोग तो बहुत ज्यादा डरपोक हो, वो कितना ही इंप्रेसिव क्यों ना हो, चाहे वो किसी तरह के इंप्रेसिव मेथड्स हो यूज कर रहा, वो मेरे जैसे स्पिरिट गैदरिंग 3rd रिबन के लेवल के बराबर का बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बंदा स्पिरिट गैदरिंग राम के 3रे लेवल पर होता है। एल्डर उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं अच्छा ठीक है, फिर मैं तुम सभी लोगों की बात को एक्सेप्ट करता हूँ, फिर आज रात ही हम लोग अपनी असैसिन टीम को वहाँ पर भेजेंगे, आज रात उस लड़के को मार डालना। जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 12 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। स्वर्ड किंग के एपिसोड 13 के साथ हाजिर हूँ। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जुंजी की तरफ दिखाते हैं जो कि अपने घर की छत के ऊपर बैठा किसी का इंतजार कर रहा होता है। जुंजी यहाँ पर एक बंदे का नाम लेता है जिसका नाम 5 पॉइजन होता है। वो कहता है ब्रो 5 पॉइजन, मुझे क्या पता था कि तुम्हारी वो लिखी हुई बुक आज मेरे यहाँ पर बहुत ज्यादा काम आने वाली है। अगर उस दिन तुमने अपनी वो बुक मुझे नहीं दी होती तो उस बुक को पढ़ने के बाद आज मुझे इन सारे पॉइजन के बारे में नहीं पता होता। वो एक बैकग्राउंड सीन दिखाता है। 5 पॉइजन एम्परर भी 10 एम्परर्स में से एक एम्परर था, मेरी तरह मैं भी एक एम्परर में से एक एम्परर था जिसके पास एक बहुत ही रेयर मार्शल स्पिरिट थी जो कि 10,000 पॉइजन ब्लड चैमेलियन मार्शल स्पिरिट थी। तो यहाँ पर इन दोनों का एक दूसरे के साथ आमना सामना होता है, यानी कि हमारे जुंजी का 5 पॉइजनस एम्परर के साथ सामना होता है। तो वो अपने पास एक बुक निकालता है और इसे कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बुक को पढ़ो और इसको अप्रेज करो, क्योंकि इस दुनिया में और कोई भी ऐसा नहीं है जो इसके पढ़ने के लायक हो, किसी के पास भी इतनी क्वालिफिकेशंस नहीं है, वजह से ये बुक मैं तुम्हें पढ़ने के लिए दे रहा हूँ। जुंजी कहता है कि मैंने 5 पॉइजनस एम्परर की बुक को पढ़ा था, उस बुक को पढ़ने के बाद 5 पॉइजन के बारे में जितने भी नॉलेज मेरे पास है वो सारी की सारी नॉलेज मुझे उसी बुक से मिली है। हमारा जुंजी फिर से वहीं पर आराम से लेट जाता है, साथ साथ ड्रिंक भी कर रहा होता है। जुंजी कहता है तो अब मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंतजार ही कर सकता हूँ कि कब मेरे मेहमान यहाँ पर आएंगे। फिर थोड़ी देर के बाद से वहाँ पर से हवा के चलने की आवाज आती है और साथ ही जुंजी कहता है तुम यहाँ पर बाहर आकर मेरे सामने आकर बात करो, क्योंकि तुम कब से यहाँ पर छुपे हुए हो, क्या तुम छुप छुप कर थक नहीं गए। हमारे जुंजी को पता होता है कि मास्टर जैन उसके पीछे यहाँ पर आए हैं। जुंजी कहता है मास्टर जैन तो क्यों ना तुम यहाँ पर मेरे सामने आ जाओ, तो मुझे बताओ कि तुम इतनी रात के वक्त यहाँ पर मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो, मुझे लगता है कि तुम्हें मुझसे कोई काम है, चलो जल्दी से बताओ कि तुम्हें क्या काम है। तो मास्टर जैन भी उसकी बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं ये कमीना, इसे सब कुछ पता है कि मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ, लेकिन फिर भी ये मुझसे पूछ रहा है कि मैं यहाँ पर क्या करने के लिए आया हूँ। मास्टर जैन जुंजी से कहते हैं अगर तुम मुझे ग्रिम ब्लड पॉइजन को डिस्पेल करने का तरीका बता दो कि मैं अपनी बॉडी के अंदर से उसको कैसे डिटॉक्सिफाई कर सकता हूँ, तो मैं तुम्हें इसके बदले में फ्लेम हार्ट फ्रूट दूंगा। तुम्हारा जुंजी आगे से हंसना शुरू कर देता और कहता है बेवकूफ, कहीं तुम पागल तो नहीं होगे या फिर मुझे यहाँ पर बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। फ्लेम हार्ट फ्रूट वो तो पहले से ही मेरा है, तुम मेरी चीज मुझे ही वापस देना चाहते हो। मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास कौन सी क्वालिफिकेशंस हैं जिसकी वजह से तुम मेरी ही चीज मुझे ही वापस दे रहे हो। फिलहाल सोच कर देखो, फिलहाल के लिए तुमने फ्लेम हार्ट फ्रूट को अपना कह लिया, हाँ ठीक है चलो तुमने उसको अपना कह लिया, लेकिन थोड़े दिनों में ग्रिम ब्लड पॉइजन की वजह से तुम मारे जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का वक्त है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तो वो फ्लेम हार्ट फ्रूट मेरे पास वापस आ जाएगा, तो फिर वो मेरा ही हुआ ना, तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर इसके बदले में पॉइजन की डिटॉक्सिफिकेशन का तरीका क्यों दूंगा। मास्टर जैन उसे कहते हैं तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने यहाँ पर भीख मांगू कि मेरा इलाज कर दो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। वो अपने पास से पॉइजनस मिस्ट को रिलीज करते हैं और कहते हैं तुम्हें पता है कि ये पॉइजनस स्मोक क्या कर सकता है, अगर मैंने इस पॉइजनस स्मोक को यहाँ पर रिलीज कर दिया तो तुम्हारी चू फैमिली में कोई एक बंदा भी जिंदा नहीं बचेगा, तुम्हारे सारी की सारी चू फैमिली मारी जाएगी। तुम्हारा जुंजी से कहता है क्यों नहीं, चलो जल्दी से फिर इसको यहीं पर शुरू करो, चलो इसको रिलीज करना स्टार्ट करो, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है अगर तुम इसको रिलीज करना स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर सबसे पहले बॉडी के अंदर जो ग्रिम ब्लड पॉइजन है वो और भी ज्यादा फैलेगा। जितना ज्यादा तुम यहाँ पर अपने स्पिरिट को यूज करोगे उतना ज्यादा वो पॉइजन फैलता जाएगा। मुझे तो लगता है कि मेरी चू फैमिली के एक भी बंदे के तुम्हारे पॉइजन की वजह से मरने से पहले ही यहाँ पर तुम्हारी अपनी मौत हो जाएगी। मास्टर जैन उसकी बात सुनने के बाद वहाँ पर और भी ज्यादा गुस्सा होते हैं, लेकिन फिर खामोश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, वो बेबस हो जाते हैं। मास्टर जैन जुंजी से कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारे साथ एक डील करने को तैयार हूँ, अगर तुम मेरी बॉडी के अंदर से पॉइजन को डिस्पेल कर देते हो तो फिर मैं पूरे 3 साल तक तुम्हारी चू फैमिली को प्रोटेक्ट करने को तैयार हूँ। तो जुंजी अपनी कान में उंगली डालते हुए कहता है लगता है कि मैंने ठीक से सुना नहीं, तुमने कहा कि सिर्फ 3 साल, जो तो बहुत ही शॉर्ट अरसा है। मैं चाहता हूँ कि तुम सारी जिंदगी
मेरी चू फैमिली को प्रोटेक्ट करो। तो मास्टर जैन उसे कहते हैं, लड़के कि तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें लगता है कि मैं अपनी सारी जिंदगी हमारी चू फैमिली को सर्व करने वाला हूँ? मुझे लोग पॉइजनस जैन कहते हैं और मैं एक आजाद कल्टीवेटर हूँ। मैं कभी भी किसी का गुलाम बनकर नहीं रहने वाला। तुम्हारा शुंजी उसे कहता है, अच्छा अच्छा ठीक है, अब मुझे नींद आ रही है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया, हमारी डील नहीं हो सकती। प्लीज अब जाओ, जाकर अपनी बच्ची कुछ लाइफ को एंजॉय कर लो, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत ही कम दिन बचे हैं। फिर साथ ही हमारा शुंजी पीछे की तरफ मुड़ जाता है और उसे कहता है, चलो ठीक है अब गुड बाय, मैं तुम्हें यहाँ से वापस नहीं भेजने वाला, तुम्हें खुद ही जाना होगा। मास्टर जैन उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहे होते हैं, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे एक्सपर्ट्स को देखा है, लेकिन इस तरह की एरोगेंट लड़की को मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा। उसी वक्त मास्टर जैन को महसूस होता है कि यहाँ पर कुछ असैसिन्स हैं जो कि इसके ऊपर अटैक करने के लिए आने वाले हैं। तो जैन वहीं पर हंसना शुरू कर देते हैं और उसे कहते हैं, लड़के मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम मुझसे पहले मरने वाले हो। अगर तुम यहाँ पर मुझे इसका तरीका बता देते हो कि मेरी बॉडी के अंदर ब्लड क्रीम पॉइजन को निकालने का तरीका क्या है, तो फिर मैं यहाँ पर इन असैसिन्स को मार डालूंगा और तुम्हारी जान बचा लूंगा। हमारा जुंजी भी ऊपर की तरफ देखता है तो वहाँ पर दो असैसिन्स होते हैं और वो दोनों के दोनों स्पिरिट गैदरिंग ग्राम के एक्सपर्ट्स होते हैं। जुंजी कहता है, लगता है कि मेरे ग्रेट एल्डर ने मुझे एक बहुत बड़ा खतरा समझा हुआ है, इसी वजह से उसने यहाँ पर दो स्पिरिट गैदरिंग एक्सपर्ट्स को भेजा है। काबोला असैसिन उसे कहता है, लड़के अपनी जिंदगी के आखिरी बचे हुए पलों को एंजॉय कर लो, क्योंकि आज मैं तुम्हें यहाँ पर मारने वाला हूँ। जुंजी उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे मार सकते हो? तुम्हारे पास इतनी क्वालिफिकेशंस नहीं है। इस साथ दूसरा काबू वाला जो बंदा होता है वो सेकंड एल्डर होती है। सेकंड एल्डर उसे कहते हैं, अपनी बकवास बंद करो, और साथ ही वो अपने साथी से कहते हैं, चलो जल्दी से आगे बढ़ो, इसको मार डालो। अपनी टोपी उतार कर उसकी तरफ फेंक देता है, जिसके अंदर काफी सारे ब्लेड्स लगे होते हैं और हमारा जुंजी उसके अटैक को अवॉइड करता है। फिर उसके साथ ही वो खुद भी नीचे उतर आता है, अपने नाइफ के साथ हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करता है। तो हमारा जुंजी वहीं से अपने पास एक पॉइजनस नीडल निकालता है, उस पॉइजनस नीडल को सामने की तरफ फेंकता है। पॉइजनस नीडल सीधी जाकर पहले नकाब वाले बंदे के माथे में जाकर दंस जाती है, की वजह से वो वहीं पर नीचे गिर जाता है। उसी वक्त सेकंड एल्डर भी आगे बढ़ते हैं, अपने नाइफ के साथ हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन हमारा जुंजी अपने दोनों हाथों से उसकी तलवार को वहाँ पर ब्लॉक कर लेता है। तलवार को ब्लॉक करने के बाद वो सेकंड एल्डर के मुंह पर किक मारता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से नकाब भी हट जाता है। इसी के साथ ही हमारा जुंजी अपने पास एक और पॉइजनस नीडल निकालता है और उसकी तरफ भी फेंक देता है। सेकंड मास्टर उसी वक्त अपने हाथ को सामने की तरफ करते हैं, वो नीडल उसके हाथ में दंस जाती है। सेकंड मास्टर उसे कहते हैं, तुम्हें क्या लगा कि तुम एक छोटी सी नीडल के साथ यहाँ पर मुझे मार सकते हो, यहाँ पर मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो? इसके साथ ही सेकंड एल्डर की आंखें वहाँ पर बहुत ज्यादा रेड हो जाती है और उसी के साथ ही वो वहीं पर नीचे गिर जाते हैं और उनकी बॉडी वहाँ पर पिघल जाती है। मास्टर जैन दूर छुप कर ये सब कुछ देख रहे होते हैं। वो कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? इस लड़के ने दो स्पिरिट गैदरिंग ग्राम के एक्सपर्ट्स को यहाँ पर देखते ही देखते यहाँ पर इनको ब्लड मेडल बना दिया। तुम्हारा जुंजी उन दोनों को मारने के बाद मास्टर जैन से कहता है, थोड़ी देर पहले तुम क्या कह रहे थे कि तुम यहाँ पर मेरी जान बचाने वाले हो, क्या तुम दोबारा कहोगे? मास्टर जैन आगे से कोई भी बात नहीं करते। जुंजी से कहता है, लगता है कि मास्टर जैन आपको कुछ भी नहीं कहना, ठीक है सीनियर, आप यहाँ से जा सकते हैं। जुंजी जैसे पीछे की तरफ मुड़ता है तो मास्टर जैन उसे कहते हैं, रुको, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मास्टर जैन उसे कहते हैं, अच्छा ठीक है, मैं तुमसे एक वादा करता हूँ, ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी बाकी की सारी जिंदगी तुम्हारी चू फैमिली का एक गेस्ट एल्डर बनकर गुजार दूंगा और तुम सभी लोगों की रक्षा करूंगा। और साथ ही मास्टर जैन सोच रहे होते हैं, मुझे लगता है कि ये लड़का फ्यूचर में बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने वाला है, ये बहुत ही पावरफुल एक्सपर्ट बनेगा, तो ऐसे बंदे को सर्व करना गलत नहीं होगा कि फैमिली का एक ग्रेट एल्डर बन जाता हूँ, जिससे मुझे भी फायदा होगा। तुम्हारा शुंजी उसे कहता है, नहीं मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरी फैमिली को सर्व करो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब तुम मेरे गुलाम बन जाओ। बस सुनते ही मास्टर जैन गुस्से के साथ कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं पॉइजनस शैन, मैं एक बहुत ही डिग्निफाइड स्पिरिट गैदरिंग ग्राम के 9th लेवल का एक कल्टीवेटर हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे एक लड़के का गुलाम बन जाऊंगा? हमारा जुंजी उसे कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? तुमने जहाँ पर मेरे मेथड्स को देखा और तुम्हें लगा कि मैं फ्यूचर में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें हासिल करने वाला हूँ, इसी वजह से तुमने यहाँ पर फैमिली का गेस्ट एल्डर बनने को चूज किया है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सिर्फ इसी तरह अपना गेस्ट एल्डर बनने दूंगा? हमारा जुंजी यहीं पर मास्टर जैन को एक और बात बताता है। वो उसे कहता है, अगर पास्ट की बात की जाए तो यहाँ पर अगर एक जिनजेंग ग्राम का कल्टीवेटर भी होता और मेरे सामने अपने घुटने टेक कर मुझे कहता कि मैं उसको अपना गुलाम बना लूँ, मैं उसको कंसीडर नहीं करता, जबकि यहाँ पर तुम्हें एक बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है मेरे साथ जुड़ने का। मास्टर जैन भी उसकी बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि आज ये लड़का है कौन और जहाँ पर कौन से पास्ट की बातें करता है, जिसके बारे में कोई भी हिसाब नहीं लग रहा। तो हमारा जुंजी से कहता है, ठीक है मास्टर, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, यहाँ फिर तुम्हारे पास सिर्फ 3 सेकंड है यहाँ पर फैसला करने के, तो मेरे गुलाम बनो, यहाँ फिर यहाँ से चले जाओ। मास्टर जैन उसकी बात सुनने के बाद 3 सेकंड के अंदर अंदर उसे कहते हैं, मैं पॉइजनस जैन, ठीक है, तुम्हारा गुलाम बनने को तैयार हूँ। हमारा जुंजी उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे कहता है, मास्टर जैन, फ्यूचर में तुम्हें देखना है, इस बात के ऊपर बहुत सा फख्र होगा कि तुमने यहाँ पर एक बहुत ही अकलमंदी वाला फैसला किया था और ये फैसला तुम्हारे बहुत सा काम आने वाला है। फिर साथ ही हमारा जुंजी अपने पास से एक स्पेशल मार्शल आर्ट्स की बुक निकालता है और उसे कहता है, इस बुक के साथ एक पेपर के ऊपर ब्लड क्रीम पॉइजन को डिस्पेल करने का तरीका है और इसके साथ इस बुक के अंदर पॉइजन आर्ट लिखी हुई है, जो कि एक हाई ग्रेड की पॉइजन आर्ट है। मैं चाहता हूँ कि तुम बाकी की सारी पॉइजन आर्ट को छोड़कर इस वाली पॉइजन आर्ट को मास्टर करना स्टार्ट करो। जब तक तुम मेरे साथ हो तुम्हें इस तरह के लो लेवल की कल्टीवेशन आर्ट्स को सीखने की जरूरत नहीं है। मास्टर जैन जब उसकी तरफ देखते हैं तो एक कागज के ऊपर डिस्पेलिंग मेथड लिखा होता है, जबकि दूसरी बुक का नाम होता है पॉइजन डिवावरिंग टेक्निक, जो कि एक हाई ग्रेड
की टेक्निक होती है। मास्टर जैन कहते हैं इस लड़के ने अपने पास एक अपर स्पिरिट राम की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक मुझे दे दी, मैंने इसको प्रैक्टिस कर लिया तो फिर मेरे पॉइजनस की आर्ट पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और मैं पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकता हूँ। सकता है कि मैं डायरेक्टली ब्रेक थ्रू करने के बाद अर्थ राम में चला जाऊँ। इसी के साथ ही मास्टर जैन हमारे जुंजी के सामने अपने घुटने टेक देते हैं और उसे कहते हैं मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतनी अच्छी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक देने के लिए। तो नेक्स्ट सीन में जंगल में छुपे हुए भगोड़ों का दिखाया जाता है। तो जंगल में छुपे हुए भगोड़ों में कुछ साथी वहाँ पर नजर रखे हुए होते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं कि मास्टर सेकंड एल्डर उनके साथ जो दूसरा सेशन गया था वो लोग कब वापस आएंगे। वो लोग कहते हैं आज 4 दिन गुजर चुके हैं लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आए, क्या हमें वापस जाकर फर्स्ट एल्डर को बता देना चाहिए, ऐसा ना हो कि उन लोगों के साथ कुछ बुरा हादसा हो गया हो। ये लोग वापस आते हैं और आकर फर्स्ट एल्डर को सारी बात बता देते हैं, जबकि फर्स्ट एल्डर और बाकी के सभी लोग भी वहाँ पर खामोश खड़े होते हैं और इंतजार कर रहे होते हैं कि कब सेकंड एल्डर और दूसरा असैसिन वापस आने वाले हैं। तो सभी लोग आपस में बातें करना स्टार्ट करते हैं। उनमें से एक कहता है हमारे स्पाइस ने बताया है कि इस वक्त चू टाउन में कोई भी ऐसी हरकत नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, यानी कि वहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा। उनमें से एक और कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि सेकंड एल्डर दूसरे बंदे को अपने साथ लेकर कहीं पर भाग गए हैं। तीसरा बंदा कहता है अगर वो यहाँ से भाग गए हैं तो फिर हमारे यहाँ पर इंतजार करने का क्या फायदा, हम लोग भी कहीं पर चले जाते हैं और जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। जबकि उनमें से एक और कहता है हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, क्यों ना हम सभी लोग मिलकर चू फैमिली के ऊपर जाकर अटैक कर दे और उन सभी को मार डालते हैं। फर्स्ट एल्डर उन सभी लोगों से कहते हैं तुम सभी लोग अपनी बकवास बंद करो और चुप रहो, मुझे कुछ सोचने दो। हमने जिन 2 लोगों को वहाँ पर भेजा था सेकंड एल्डर और दूसरा असैसिन, वो दोनों ही मर चुके हैं। अगर तुम सभी लोग में मरना चाहते हो तो ठीक है, तुम सभी लोग वहाँ पर जा सकते हो। अगर इस वक्त तुम सभी लोग चू टाउन में जाते हो तो तुम सभी लोग मारे जाओगे, क्योंकि इस वक्त जुंजी के साथ पंगा लेना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 13 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हम सब लोग स्वर्ड किंग के एपिसोड 14 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था एल्डर अपने लोगों से कह रहे होते हैं कि सेकंड एल्डर और उसके साथ दूसरा सेशन दोनों मर चुके हैं। अगर तुम सभी लोग इस वक्त चू फैमिली में जाते हो जाकर उनके ऊपर अटैक करते हो तो तुम सभी लोग भी मारे जाओगे, इसी वजह से मैं तुम सभी को वहाँ पर जाने का मशवरा नहीं दूंगा। थर्ड एल्डर कहते हैं जब हम लोगों ने अपने असैसिन्स को वहाँ पर भेजा था इससे पहले हम लोगों ने अच्छी तरह से चेक किया था, चू फैमिली में कोई भी हिडन एक्सपर्ट नहीं था। तो फिर मुझे ये बताओ कि ये सब कुछ किसने किया होगा। हमारे सेकंड एल्डर और साथ में दूसरा बंदा वो दोनों स्पिरिट गैदरिंग राम के एक्सपर्ट थे और उन दोनों को किसने मारा है। फर्स्ट एल्डर थर्ड एल्डर से कहते हैं अगर तुम्हें अभी भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा तो तुम खुद वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो, उसके बाद देखना कि तुम वहाँ पर से वापस नहीं आ पाओगे, तुम वहीं पर मारे जाओगे। थर्ड एल्डर उसे कहते हैं मेरी कल्टीवेशन लेवल भी सेकंड एल्डर की कल्टीवेशन लेवल के बराबर है, अगर मैं वहाँ पर जाऊंगा तो मैं डेफिनेटली मारा जाऊंगा, मैं वहाँ पर क्यों जाने वाला हूँ। तो फर्स्ट एल्डर से कहता है फर्स्ट एल्डर अब आप ही बताएं कि हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। बाकी ये सभी लोग भी चिल्लाकर कहते हैं हम सभी को कुछ ना कुछ तो करना है, हमें अपने सेकंड एल्डर का बदला भी लेना है। उस लड़के ने हमारे सेकंड एल्डर को मारा है तो हमें उसका बदला लेने के लिए वहाँ पर जाना पड़ेगा। एल्डर उन सभी लोगों की बातें सुनने के बाद फर्स्ट एल्डर उन सभी लोगों से कहते हैं मुझे लगता है कि इस वक्त हम लोग एक ही काम कर सकते हैं, हम लोग उसकी फायर स्पिरिट वेन के ऊपर कब्जा कर ले। तो उसके पास है फायर स्पिरिट फ्रूट वेन वाली जो वेन है उसको छीन लेते हैं। इसे नेक्स्ट सीन में कुछ दिनों के बाद का दिखाया जाता है। काफी दिनों के बाद हमारा जुंजी प्रैक्टिस कर रहा था, वो मास्टर जैन के साथ तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा था, जबकि मास्टर जैन अपने पॉइजन के साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं। जुंजी उसके ऊपर अटैक कर रहा था तो वो जम करते पीछे की तरफ बढ़ती है। जुंजी फिर से अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। जुंजी ने अपनी तलवार के सेकंड मूव को अनलॉक कर लिया हुआ है, तो सेकंड मूव को यूज करते हुए मास्टर जैन के ऊपर अटैक करता है तो मास्टर जैन उसके अटैक को ब्लॉक करते हैं, वो अपनी फुल पावर को यूज करते हैं। जिसे कहता है मास्टर जैन तुम फिर से यहाँ पर हार गए हो। वो उसे कहता है मास्टर आपकी तलवारबाजी पहले से ज्यादा बेहतर होती जा रही है, आपकी तलवार तो एक थंडर की लाइटनिंग की तरह है, वैसे जैन यहाँ पर इसको ब्लॉक नहीं कर पाया, इसी वजह से मास्टर प्लीज मुझे माफ करना है। जुंजी से कहता है लोगों ने फाइट को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर रूल सेट किए थे, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरी कल्टीवेशन के बराबर अपनी कल्टीवेशन को सप्रेस करोगे और यहाँ पर अपनी फुल कल्टीवेशन को यूज नहीं करोगे, तुम यहाँ पर फाइट में फुल कल्टीवेशन को यूज कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर रूल्स को ब्रेक करना चाहते हो। मास्टर जैन उसे कहता है यंग मास्टर तकरीबन आधा महीना गुजर चुका है और आपकी प्रोग्रेस काफी ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रही है, जिसकी वजह से मैं पॉइजन जैन यहाँ पर मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करते हुए आपके अटैक्स को ब्लॉक करता हूँ, क्योंकि अपनी हाफ कल्टीवेशन के साथ मैं आपकी अटैक्स को ब्लॉक नहीं कर सकता। जुंजी से कहता है क्या वाकई में तुम्हें ऐसे लगता है कि मैं पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। तो जैन उसे कहते हैं हाँ यंग मास्टर आप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं और मुझे लगता है कि जितने ज्यादा स्किल्स आपके पास हैं आप एक बॉडी टैम्परिंग के 8th लेवल के बंदे को भी आसानी से मार सकते हैं। उसे कहता है मैंने अभी रिसेंटली ब्रेक थ्रू किया है, अब मैं टैम्परिंग के 6th लेवल तक पहुंच चुका हूँ। तुमने ठीक कहा कि मैं बॉडी टैम्परिंग के 8th लेवल के बंदे को आसानी से मार सकता हूँ। वक्त उसकी वाइफ ल्यूजियांग वहाँ पर आ जाती है, उन दोनों से कह दिया ठीक है अब तुम दोनों यहाँ पर ब्रेक कर लो, मैं तुम लोगों के लिए फ्रूट्स लेकर आई हूँ, चलो जल्दी से इन फ्रूट्स को खा लो। जुंजी और साथ में मास्टर जैन वो लोग वहाँ पर फ्रूट्स को खाना स्टार्ट करते हैं। तो जुंजी फ्रूट्स को खाते हुए ल्यूजियांग से कहता है ल्यूजियांग मुझे अपनी कल्टीवेशन के बारे में बताओ कि तुम्हारी कल्टीवेशन कैसी चल रही है।
तुमने अभी तक अपनी मास्टर स्पिरिट को एक्टिवेट किया या नहीं? उसे कहती है नहीं, अभी तक तो बिल्कुल भी नहीं। जुनजी सोच रहा होता है ऐसा क्या है की वजह से ये अपनी मास्टर स्पिरिट को मटेरियलाइज नहीं कर पा रही, क्योंकि अब तो इसके पास कल्टीवेशन भी है और साथ में इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी है। फिर यहाँ पर अपनी मास्टर स्पिरिट को मटेरियलाइज क्यों नहीं कर पा रही? तो लियूसियांग आगे बढ़ती है और जुनजी से कहती है जुनजी मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं जहाँ पर अपने आप को कल्टीवेट कर पाती हूँ या नहीं, मैं मास्टर स्पिरिट को मटेरियलाइज कर पाती हूँ या नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ और यही बात मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशी की है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहना चाहती हूँ। और हमारा जुनजी से फिर से गले से लगा लेता है। नेक्स्ट सीन में फिर से उसी केव का दिखाया जाता है। तो हमारा जुनजी अपने साथ जाहू और साथ में मास्टर जैन को लेता है और ये सभी लोग उस केव के अंदर चले जाते हैं। जब ये लोग केव में पहुंचते हैं तो मास्टर जैन उनसे कहते हैं ये क्या फ्लेमहार्ट फ्रूट के अंदर से जो मिस्ट निकल रही थी अब वो नहीं निकल रही, इसका बात का क्या मतलब है? वो मिस्ट कहाँ पर चली गई? ये उसे कहता है क्योंकि वो फ्लेमहार्ट फ्रूट पक चुका है, इसी वजह से वहाँ पर से मिस्ट गायब हो गई है। देखने के बाद मास्टर जैन बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, इसे तो पकने में कभी कम से कम अभी 10 साल का अर्सा बाकी था। तुम्हारा जुनजी आगे बढ़ जाता है, जाकर उसके फ्रूट्स को तोड़ना स्टार्ट करता है और कहता है बस कुछ ऐसी टेक्निक्स जिनको यूज करते हुए मैंने इसके टाइम को बहुत ज्यादा तेज कर दिया और सिर्फ एक ही महीने में मैंने इन सारे के सारे फ्रूट्स को पका दिया है। अब हम लोग इन सारे के सारे फ्लेम हार्ट फ्रूट्स को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो उन फ्रूट्स को उतारते हुए उन दोनों की तरफ फेंक रहा होता है। वो दोनों वहाँ पर अपनी अपनी झोलियां भर लेते हैं, जबकि मास्टर जैन अपनी टोपी के अंदर सारे फ्रूट्स को रख लेता है। उनसे कहता है आज के बाद हमारी चू फैमिली के साथ जो भी अच्छे से कंट्रीब्यूट करेगा हम उसे एक फ्लेम हार्ट फ्रूट गिफ्ट में देंगे। मास्टर जैन उसे कहते हैं ये क्या बात हुई, क्या तुम यहाँ पर वाकई में बाकी की फैमिलीज मेंबर्स को जो भी अच्छे से कंट्रीब्यूट करेगा उसे फ्लेम हार्ट फ्रूट देने वाले हो? लेकिन ये तो कुछ ज्यादा हो जाएगा, ये फ्रूट बहुत ज्यादा महंगे हैं। लेकिन जाहू वहाँ पर कहता है हमारे मास्टर चूचे तो वाकई में बहुत ज्यादा महान इंसान है, ये यहाँ पर रिवार्ड में फ्लेम हार्ट फ्रूट दे रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा कीमती है। जुनजी आगे बढ़ता है और उसे कहता है तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बातें करना आती हैं। और ये सभी लोग फिर से वहाँ पर हंसना शुरू कर देते हैं। उसी वक्त बाहर से गार्ड भागता हुआ अंदर आता है और उनसे कहता है मास्टर बहुत ही बुरा हुआ, जल्दी से मेरे साथ आए। जुनजी उसे कहता है अब क्या हो गया? वो उसे कहता है बाहर काफी सारे लोग आ चुके हैं, वो बहुत सारे लोग हैं जिनमें आपकी फैमिली के कुछ एल्डर्स भी है। वो सभी लोग यहाँ पर आकर उन्हें बाहर आकर हमारी एंट्रेंस को घेर लिया है और उन लोगों ने हमारे गार्ड्स को भी मार दिया। जुनजी और जाहू हंसते हुए कहते हैं तो उसका मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर माइनिंग वर्क करना चाहते हैं। और उनसे कहता है नहीं सर, वो लोग माइनिंग करने के लिए नहीं आए बल्कि वो हमारे फ्लेम हार्ट ट्री को यहाँ पर चोरी करने के लिए आए हैं। वो लोग हमारे क्रिस्टल्स को लूटने के लिए आए हैं। फिफ्थ एल्डर और थर्ड एल्डर भी उन लोगों के साथ हैं। हमारा जुनजी कहता है तो फाइनली लगता है कि चू फैमिली के उन बगोड़ों को सजा देने का वक्त आ चुका है। रहा नहीं गया और वो सभी लोग मरने के लिए यहाँ पर पहुंच आए हैं। जैन अपने यंग मास्टर से कहता है यंग मास्टर क्या आप चाहते हैं कि मैं बाहर जाकर एक्शन लूं? तो जुनजी उसे कहता है नहीं, तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, जब मैं तुम्हें वहाँ पर इशारा दूंगा तभी तुम्हें वहाँ पर आना होगा। तुम्हारा जुनजी बाहर आता है। फिफ्थ एल्डर और थर्ड एल्डर अपने साथ बाकी के कई फैमिलियों के पैट्रियार्च को लेकर आए होते हैं। इनके साथ पूरी 10 फैमिलीज होती हैं। ये इन सारी फैमिलीज के लोगों को अपने साथ यहाँ पर लेकर आए होते हैं और वहाँ पर इन्होंने सारे गार्ड्स को मार दिया होता है। वक्त केव के अंदर से हमारा जुनजी बाहर की तरफ निकलता है तो फर्स्ट एल्डर उसे कहते हैं जुनजी तो फाइनली तुम यहाँ पर बाहर निकलने को तैयार हो गए, क्या तुम देख रहे हो मेरे साथ यहाँ पर कितने सारे लोग हैं, इसका मतलब यह है कि आज तुम्हारी यहीं पर कब्र बनने वाली है। तब हमारा जुनजी इसका मजाक उड़ाते हुए कहता है मुझे तो लगा था कि यहाँ पर कुछ पावरफुल लोग आए होंगे, लेकिन यहाँ पर तो कुछ बहुत ज्यादा बेशर्म लोग हैं जिनको घर से निकाल दिया गया है। उनके पास तो अपना घर भी नहीं है और तुम लोग यहाँ पर मुझे मारने के लिए चले आए हो। यहाँ पर लिंक फैमिली के जो पैट्रियार्च होता है वो बाकी सभी से ज्यादा एरोगेंट होता है। वो हंसना शुरू कर देता है और कहता है बुड्ढे घूसट कहेंगे, ये देखो इस लड़के ने तुम्हारी कितनी ज्यादा इंसल्ट कर दी। लड़का जो कि अभी भी डायपर में सूसू करता होगा, तुम्हारे जैसे ग्रेट एल्डर के सामने ये किस तरह मुंह चला रहा है। पैट्रियार्च लिन आगे बढ़ता है, हमारे जुनजी से कहता है मैं लिन फैमिली का पैट्रियार्च हूँ, मेरा नाम लिन चोंग डाओ है। तलवार को हमारे जुनजी के सामने करते हुए कहता है मुझे तुम्हारी फैमिली फ्यूड के साथ कोई भी मसला नहीं है, तुम लोग आपस में झगड़ना चाहते हो तो झगड़ो, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। ये बुड्ढा मास्टर मुझे यहाँ पर लेकर आया है कि ये बदले मुझे स्पिरिट स्टोन देगा और स्पिरिट स्टोन के बदले में हम लोग इसका साथ देने के लिए तैयार हुए हैं। तो चलो जल्दी से यहाँ पर या तो अपनी जान खुद ही ले लो और फिर यहाँ पर मुझे बताओ कि मैं अपनी तलवार के साथ तुम्हारी गर्दन काटता हूँ। जुनजी वहाँ पर बाकी की सारी फैमिली इसके पैट्रियार्च या फिर उन लोगों से कहता है तुम सभी लोग भी क्या यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए हो? ऐसे कहता है अगर मैं यहाँ पर तुम्हें मार देता हूँ तो मेरी बाई फैमिली को इस स्पिरिट स्टोन वेन्स के अंदर से 20% शेयर मिलेगा। ये सभी लोग भी उसे कहते हैं हाँ हमारी फैमिली को भी यहाँ पर से काफी कुछ मिलने वाला है। ये सभी लोग अलग अलग फैमिली से यहाँ पर आए होते हैं। ग्रेट एल्डर ने इन सभी को लालच दी होती है कि इन्हें 20% शेयर मिलेगा अगर ये सभी लोग इनकी हेल्प करते हैं फैमिली के जुनजी को मारने में। तो मास्टर लिन हमारे जुनजी से कहते हैं तो तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा सा आरामदायक कफिन बनवाऊंगा और उस कफिन के साथ तुम्हें ग्राउंड के अंदर दफनाया जाएगा ताकि तुम बहुत ही आराम के साथ मरो और उस कफिन के अंदर अपनी जिंदगी गुजार दो। तो मुझे जहाँ से काफी सारा शेयर मिलने वाला है। सभी लोग भी वहाँ पर हंसना शुरू कर देते हैं। जुनजी उन सभी की तरफ देख रहा होता है और सोच रहा होता है कुछ अर्सा पहले तक ये सभी फैमिलीज हमारी चू फैमिली के अंडर हुआ करती थी और चू फैमिली की वफादार थी, लेकिन आज देखो यहाँ पर ये लोग हमारी चू फैमिली के खिलाफ हो गए और सिर्फ कुछ ही पैसों के लिए ये लोग हमारी चू फैमिली के गद्दार बन चुके हैं। हमारा जुनजी उन सभी लोगों से कहता है तो तुम सभी लोग यहाँ पर मुझे मारना चाहते हो तो फिर ठीक है,
तो ठीक है, फिर जल्दी से आगे बढ़ो और देखते हैं कि कौन यहाँ पर पहले मुझे मार पाता है। तो सभी लोग जुंजी की बात सुनने के बाद पहले थोड़ी देर के लिए घबरा जाते हैं, फिर साथ ही वो हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं इस बेवकूफ लड़के को अभी भी लगता है कि यहाँ पर हम सभी को मार सकता है। इसे पता भी है कि ये मरने वाला है क्योंकि हमारे सामने ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। हम सभी लोग बहुत ज्यादा हैं। बाकी सभी लोग वहाँ पर खड़े होकर हंस रहे होते हैं या फिर सोच रहे होते हैं। उसी वक्त फर्स्ट एल्डर बड़ी स्पीड से आगे बढ़ते हैं और वो अपनी मार्शल स्पिरिट अपने स्पीयर को रिलीज करते हैं और उसके साथ हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करते हैं। जैसे वो हमारे जुंजी के करीब पहुंच जाते हैं उसी वक्त उन्हें पीछे से चिल्लाने की आवाज आती है। उनके बहुत सारे लोग वहाँ पर की वजह से नीचे गिर जाते हैं और वहीं पर मर जाते हैं। फर्स्ट एल्डर भी वहीं पर रुक जाते हैं और कहते हैं अब यहाँ पर क्या हो रहा है। तो उसी वक्त पॉइजन जैन उन सभी के सामने अपीयर होते हैं। वो सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये विशिष्ट कैरेक्टर यहाँ पर क्या कर रहा है, ये तो पॉइजनस जैन है। जैन का यहाँ पर क्या काम है? पता तो नहीं है कि यहाँ पर किसी अच्छे इरादे से आया क्योंकि इसने हमारे पहले 4 लोगों को मार दिया है। हमारे फर्स्ट एल्डर उसके सामने अपने रवैया को बदलते हुए उसके सामने ग्रिड करते हुए कहते हैं एक लंबे अरसे से मास्टर जैन के बारे में सुन रखा है कि आप पॉइजनस आर्ट के बहुत ज्यादा माहिर हैं, लेकिन आज पहली बार अपनी आंखों के साथ आपको यहाँ पर देख रहा हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपके यहाँ पर आने का मकसद क्या है? मास्टर जैन उसके पास से चुपचाप आगे गुजर जाते हैं और जाकर सीधा हमारे जुंजी के सामने झुकते हुए से ग्रीट करते हैं और कहते हैं मास्टर प्लीज मुझे माफ करना, यहाँ पर आपके इशारे को समझने में गलती कर दी और यहाँ पर पहले ही उन 3 लोगों को मार दिया। जुंजी उसे कहता है कोई बात नहीं, जबकि हमारे फर्स्ट एल्डर और उसके साथ पैट्रियार्च लीन वो दोनों ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। मास्टर जैन जो कि एक बहुत ही पावरफुल कल्टिवेटर है जो कि किसी को भी ऐसे ही मार देता है, यहाँ पर जुंजी के सामने क्यों झुक रहा है और उससे ग्रीट क्यों कर रहा है? क्या वाकई में इस लड़की ने मास्टर जैन को अपना गुलाम बनाया हुआ है? हमारा जुंजी अपने चू पेंगटियान से कहता है चू पेंगटियान, अपनी क्लैन मीटिंग में मैंने तुम्हें बख्श दिया था। मैंने उस वक्त तुम्हें जान से नहीं मारा क्योंकि तुम हमारी फैमिली के ग्रेट एल्डर हो, इसी वजह से मैंने तुम्हें नहीं मारा था। लेकिन इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा क्योंकि तुमने यहाँ पर मेरे खिलाफ साजिश की। तुम पहले भी मुझे मारने के लिए असैसिन्स को भेज चुके हो और अब तुम खुद यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए हो। फर्स्ट एल्डर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं लड़के तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुम हमें मार सकते थे लेकिन तुमने हमें मारा नहीं। फिर ठीक है, मैं भी यहाँ पर तुम्हें एक बात कहता हूँ क्योंकि तुम हमारी फैमिली के यंग पैट्रियार्च हो, तो अपनी फैमिली के यंग पैट्रियार्च के हाथों से मरने से मुझे कोई भी एतराज नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते तो तुम मुझे मार दो। साथ ही वो फिर से अपने भाले के साथ हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो अपने भाले से उसके ऊपर अटैक करते हैं मास्टर पॉइजन जैन उसके सामने खड़े हो जाते हैं और उसके अटैक को ब्लॉक करते हैं। साथ ही उसके ऊपर अटैक करते हैं जिसकी वजह से फर्स्ट एल्डर वहीं पर नीचे गिर जाते हैं। बाकी के सभी लोग भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये क्या, फर्स्ट एल्डर का क्या हुआ? मगर सेकंड एल्डर भी अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ते हैं जैन के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन मास्टर जैन उसके ऊपर भी अटैक करते हैं और उसका ब्लड भी बहता है और वहीं पर मर जाता है। वो दोनों को यहाँ पर मार देते हैं जबकि बाकी के सभी फैमिली मेंबर्स बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 14 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसी हैं आप सब लोग? स्वर्ड किंग के एपिसोड 15 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि फर्स्ट एल्डर अपने साथ बहुत सारी फैमिलीज के एल्डर्स को लेकर हमारे जुंजी को मारने के लिए आते हैं। तो वहाँ पर मास्टर जैन फर्स्ट एल्डर और थर्ड एल्डर दोनों को ही मार देते हैं। उन दोनों के मरने के बाद बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वहीं पर उनके सामने घुटने टेक देते हैं और उनसे कहते हैं प्लीज यहाँ पर इन दोनों एल्डर्स की बॉडी को इंटैक्ट छोड़ दें, इनकी बॉडीज को यहाँ पर डिस्ट्रॉय मत करना। हम लोग इनकी बॉडीज को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। हम लोग इस शहर को छोड़कर चले जाते हैं, हम लोग इस किंगडम को छोड़कर चले जाते हैं, हम लोग कभी भी वापस नहीं आएंगे, हम सभी को छोड़ दे। तुम्हारा जुंजी लोगों से कहता अब जबकि चू पेंगटियान यहाँ पर मर चुका है, तुम्हारे ऊपर जो सी लीडर था वो मर गया है, तो फिर मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पर मार कर क्या करूंगा? ठीक है, तुम सभी लोग यहाँ से दफा हो जाओ। सभी लोग वहाँ पर उसे कहते हैं थैंक यू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यंग पैट्रियार्च, तुम्हारा यहाँ पर हमारे पर मर्सी दिखाने के लिए शुक्रिया। तो सभी लोग वहाँ पर से अपने फर्स्ट एल्डर और थर्ड एल्डर की डेड बॉडीज को उठाते हैं और वहाँ से चुपचाप पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं। जबकि बाकी की सारी अलायंस वाली फैमिलीज के लोग अभी वहीं पर खड़े होते हैं। तो पॉइजन जैन हमारे जुंजी से कहता है मास्टर इन सभी लोगों का क्या, इनके साथ हम लोग कैसे डील करने वाले हैं? पैट्रियार्च लिन आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं पैट्रियार्च चू प्लीज हमें माफ कर दे, हम सभी लोग यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग के तहत आए हैं। हमें यहाँ पर फर्स्ट ग्रेट एल्डर ने कहा था कि ये वाली माइन उनकी है जिसकी वजह से वो हमें इसमें से शेयर दे सकते हैं, इस वजह से हम लोग उनकी बातों में आकर यहाँ पर पहुंच आए थे। हमारा आपके साथ कोई भी झगड़ा नहीं है और हम सभी को यहाँ पर छोड़ दिया जाए। पैट्रियार्च जिन सबसे पहले हमारे जुंजी से माफी मांगते हैं। जुंजी उसे कहता है पैट्रियार्च लिन मुझे लगता है कि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम्हें कैसे किसी के साथ रिलेशनशिप्स को बिल्ड करना है। यहाँ पर सारे के सारा इल्जाम एक मरे हुए इंसान के ऊपर डाल दिया है, ये भी कोई बुरी बात नहीं है। पैट्रियार्च लिन उसे कहते हैं मैं तुम्हारे सामने झूठ कैसे बोल सकता हूँ, मैंने तुम्हें कहा ना कि ये सारी एक गलत फैमिली थी, उसकी बातों में आकर यहाँ पर आए थे। साथ ही वो बाकी की फैमिली मेंबर से कहता है तुम सभी लोगों को इस बारे में क्या लगता है, तुम्हें भी यही लगता है कि चू पेंगटियान यहाँ पर गलत था, उसने हमें यहाँ पर बहकाया और हमें यहाँ पर लालच देकर ले आया। वो सभी लोग भी कहते हैं हम सभी लोग यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से पहुंचे हैं, हमारा यहाँ पर तुम्हारे पर अटैक करने का कोई भी इरादा नहीं था। तुम्हारा जुंजी उन लोगों से कहता है चाहे जो कुछ भी हो जाए लेकिन चू पेंगटियान मेरी फैमिली का एक ग्रेट एल्डर है, वो मेरी फैमिली का एल्डर है, तुम सभी लोगों को यहाँ
दिमाग किसने दे दिया कि तुम मेरी फैमिली के ग्रेट एल्डर के बारे में इस तरह की बकवास बातें कर सको। शुनजी पैट्रियार्च लिन से कहता है, पैट्रियार्च लिन, तुमने कहा कि यहाँ पर पेंटिया ने तुम्हें यहाँ पर धोखा दिया, उसने तुम्हें बहकाया, तो क्यों ना मैं यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा सोबर करने के लिए तुम्हें थोड़ा सा लेसन सिखाऊं। क्या क्या ख्याल है तुम्हारा इस बारे में? पैट्रियार्च लिन ये वाली बात सुनने के बाद काफी गुस्सा हो जाता है और माया शुनजी से कहता है, लड़के तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या हूँ? मैं लिन फैमिली का पैट्रियार्च हूँ और ज़ीफेंग सिटी में मेरी काफी ज्यादा इज्जत है, ये सभी लोग मुझे पहचानते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझसे इस तरह की बात करने की? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर एक सबक सिखाओगे? मास्टर जैन उसे कहते हैं, मैं यहाँ पर तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम यहाँ के सिटी लॉर्ड भी होते तब भी तुम यहाँ पर कुछ नहीं कर पाते। तो पैट्रियार्च लिन उनके पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, अपनी बकवास बंद करो, अपना मुंह कम चलाओ और मेरे साथ अगर फाइट करनी है तो फिर फाइट करो। ऐसे अपनी तलवार को घुमाकर पॉइजन जैन के ऊपर अटैक करता है। पॉइजन जैन आगे बढ़ता है और उसके पेट में एक जबरदस्त पंच मारता है। वो पंच इतना पावरफुल होता है पैट्रियार्च लिन पीछे की तरफ जाकर गिरता है। मास्टर जैन ने यहाँ पर एक स्पेशल टेक्निक को यूज किया है और उसके बाद वो फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसके साथ ही एक जबरदस्त किक मारता है जिससे वो फिर से जाकर अपने लोगों के पास जाकर गिरता है। तो मास्टर जैन उसे कहते हैं, पैट्रियार्च लिन, तुम तो यहाँ पर अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पा रहे, क्या तुम्हें लगता है कि इतना काफी रहेगा? पैट्रियार्च लिन वहीं पर जख्मियों का नीचे गिर जाता है। शुनजी आगे बढ़ता है और उसे कहता है, पैट्रियार्च लिन, अब मुझे ये बताओ कि क्या तुम थोड़े बहुत सोबर हुए हो? क्या तुम्हें थोड़ी बहुत होश आ रही है या नहीं? पैट्रियार्च लिन वहीं पर बैठकर उसे कहता है, हाँ ठीक है, मुझे समझ आ गई, मैं मास्टर चू पेंगटियान के साथ खुद ही यहाँ पर आया था अपने मकसद हासिल करने के लिए, यानी कि अपना शेर लेने के लिए। तुम्हारा शुनजी उसे कहता है, तुम लोगों को पहले इस बारे में सोचना चाहिए कि इसका नतीजा क्या निकलेगा जब भी तुम लोग कोई काम करने के लिए निकलते हो, इसलिए अगली बार इस तरह की कोई भी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। साथ ही हमारा शुनजी अपने पॉइजन जैन से कहता है, पॉइजन जैन आगे बढ़े और इस बंदे को मार डाले, पैट्रियार्च लिन को मार डाले। बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं जबकि पैट्रियार्च लिन वहीं पर नीचे झुक जाता है और माफी की भीख मांगना शुरू कर देता है। वो कहता है, हाँ मुझसे गलती हुई है, प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं पैट्रियार्च चू से यहाँ पर माफी की भीख मांगता हूँ, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे, हम लोग अपनी अलायंस को दोबारा से बना लेते हैं, मुझे एक मौका दे, मैं आपकी चू फैमिली के साथ इस तरह की अलायंस बनाऊंगा कि चाहे आपके साथ लाइफ एंड डेथ की बात क्यों ना हो, हम लोग हमेशा आपके साथ खड़े होंगे। हमारा शुनजी से कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी अलायंस की जरूरत है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लिन फैमिली इस लायक है कि मेरी चू फैमिली के साथ एक अलायंस बना सके? वो फिर से मास्टर जैन से कहता है, मास्टर जैन इसको मार डाले। पैट्रियार्च लिन चिल्लाकर कहता है, जरा रुको रुको, अभी मुझे मत मारना। वो उसे कहता है, मेरी लिन फैमिली हमेशा के लिए तुम्हारे सामने सबमिट करने को तैयार है, आज के बाद से मेरी लिन फैमिली तुम्हारे अंडर रहेगी, तुम्हारी चू फैमिली जहाँ पर मुझे अपने ऑर्डर्स देगी और मैं अपने ऑर्डर्स को फॉलो करूंगा। पैट्रियार्च जैन वहाँ पर कुछ ज्यादा बेचारा रोना शुरू कर देता है और वो शुनजी से कह रहा होता है कि प्लीज हमें माफ कर दो, हम लोग तुम्हारे सामने सबमिट करने को तैयार है और हमारी फैमिली हमेशा के लिए तुम्हें सर्व करेगी। ये उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है, क्या तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है तुम हमारे सामने सबमिट करने को तैयार हो? तुझे तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर साथ ही वो हंसता और उसे कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैं कौन सा तुम्हें मारने वाला था। उन सभी लोगों से कहता है, अगर मैं तुम सभी लोगों को मारना चाहता तो अब तक तुम सभी लोग यहाँ पर मर चुके होते, मैं इतनी ज्यादा बकवास बातें तुम्हारे साथ नहीं करता। उसके बाद हमारा शुनजी सभी लोगों से कहता है, बाई फैमिली, वू फैमिली, हु फैमिली, जेंग फैमिली और सन फैमिली, मुझे ये बताओ कि तुम सभी लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? मास्टर जैन उन सभी की तरफ घूर कर देखते हैं, वो सभी लोग मास्टर जैन की तरफ देखते हैं और फिर सभी लोग कहते हैं, ठीक है, हम लोग भी यहाँ पर लिन फैमिली की तरह चू फैमिली के सामने सबमिट करने को तैयार हैं। आज के बाद हमारी फैमिलीज के जितने भी डिसीजंस हैं, सारे के सारे फैसले फैमिली वाले ही लिया करेंगे। तुम्हारा शुनजी उन सभी लोगों से कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम सभी लोग मेरी चू फैमिली के सामने सबमिट करना चाहते हो, लेकिन मैं तुम लोगों को ऐसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अगर तुम सभी लोग मेरे जाहू को अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें अपनी फैमिली में ले लूंगा, तुम सभी लोगों की इस एक्सेप्टेंस को मान लूंगा। वो सभी लोग भी ये बात सुनने के बाद काफी हैरान होते हैं, जबकि जाहू भी सोच रहा होता है ये यहाँ पर कर क्या रहा है। मास्टर शुनजी ने यहाँ पर इन सभी लोगों के सामने मुझे इनका मास्टर बनाने की बात कर दी, मैं सभी के सामने क्या करूंगा? मेरी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा लो है और ये सभी लोग मेरी बात कैसे मानेंगे? ये सभी लोग तो बड़ी बड़ी फैमिलीज के पैट्रियार्च हैं कि वो सभी लोग भी इसी बारे में सोच रहे होते हैं, क्या है ये लड़का पागल तो नहीं हो गया? ये यहाँ पर किस तरह की बातें कर रहा है? ये चाहता है कि हम लोग इस छोटे से लड़के को अपना मास्टर मानकर इसको सर्व करें। तुम्हारा शुनजी उन सभी लोगों की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ? क्या तुम सभी लोग यहाँ पर मेरे जाहू को अपना मास्टर मानने को तैयार नहीं हो? तो पॉइजन जैन आगे बढ़ते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं, उन सभी को फिर से डराते हैं और कहते हैं, सभी लोगों की क्वालिफिकेशंस बहुत ज्यादा कम है और तुम सभी लोगों को लगता है कि आप लोग मेरे यंग मास्टर के गुलाम बनने के लायक हैं, आप लोग इन्हें सर्व करने के लायक नहीं है, वजह से तुम्हें जाहू को ही सर्व करना होगा, तो तुम सभी लोगों को यहीं पर मरना होगा। तो वो सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर साथ ही वो सभी लोग जाहू के सामने अपने सर झुका देते हैं और उसे अपना मास्टर कहते हैं। जाहू हमारे शुनजी की तरफ देखता और कहता है, यंग मास्टर ये तुम क्या कर रहे हो? वो उसे कहता है, जाहू मुझे पता है कि तुम इन सभी लोगों को संभाल लोगे, आज के बाद से हमारी फैमिली के जितने भी फैसले होंगे वो सारे के सारे तुम्हें करने होंगे, इसके बाद से मैं चू फैमिली तुम्हें सौंप रहा हूँ, चू फैमिली में जो कुछ भी होगा वो सब कुछ तुम ही हैंडल करोगे। जाहू भी उसे कहता है, ठीक है यंग मास्टर, मैं सब कुछ समझ गया, मैं सब
कुछ कर लूंगा, मैं तुम्हें कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। इस सीन में चू फैमिली का दिखाया जाता है जहाँ पर यंग मास्टर जाओहू गेट के ऊपर खड़ा होता है और बहुत सारी फैमिलीज के लोग वहाँ पर आकर उसको ग्रीट कर रहे होते हैं। ये सभी लोग चू फैमिली के साथ अलायंस बनाना चाहते हैं। ये सभी लोग यहाँ पर तोहफे लेकर आ रहे होते हैं। तो हमारा जुंजी दूर खड़ा ये सब कुछ देख रहा था और कहता है तो अब मैंने यहाँ पर सारे के सारे मसले निपटा दिए हैं। एक्सटर्नल और इंटरनल मसले थे वो सारे निपट चुके हैं। मतलब यह है कि मेरी चू फैमिली दोबारा से नॉर्मल हो जाएगी। उसके बाद वो फिर से कल्टीवेशन रूम में चला जाता है और कहता है जुंजी कहता है जबकि मैंने अपनी फैमिली की मैनेजमेंट जाहू और साथ में मास्टर जैन के हवाले कर दिया है तो अब मुझे अपनी फैमिली के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरी फैमिली जो कि पहले डिक्लाइन में जा रही थी अब ये बहुत ही जल्दी राइज करेगी। जुंजी कहता है मुझे कल्टीवेट करके अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा क्योंकि मेरे पास बहुत ही कम समय बचा है। जुंजी अपने पास से फ्लेम हार्ट फ्रूट को निकालता है और उस फ्रूट को निकाल कर खा जाता है और कहता है हार्ट फ्रूट को सिर्फ और सिर्फ एक ही बार यूज किया जा सकता है। इसके साथ मैं सिर्फ एक ही ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर और ज्यादा ब्रेक थ्रू करने हैं ताकि मैं जल्दी से जल्दी कल्टीवेशन को बढ़ा सकूं। हमारा जुंजी 3 दिन तक अपने रूम में बैठकर कल्टीवेट करता है। बाहर का सीन दिखाते हैं अब वो मास्टर जैन के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। मास्टर जैन उसे कह रही होती है चलो ठीक है फिर से आ जाओ कि उसकी वाइफ ल्यूजियांग अपने हाथ में फूल लेकर बैठी होती है। अपने रूम से बाहर निकलता है तो वो सभी लोग भागते हुए उसके पास आते हैं। ल्यूजियांग उसे कहती है यंग मास्टर जुंजी तुमने तो यहाँ पर फिर से ब्रेक थ्रू कर लिया है। उसे कहता है हाँ मैंने फिर से ब्रेक थ्रू किया है। ल्यूजियांग उसे कहती है तुम तो बहुत ज्यादा ऑसम हो। फिर साथ ही उसे कहती है मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लेती हूँ और वो चाय बनाने के लिए चली जाती है। जबकि हमारा जुंजी सोच रहा होता है मुझे लगता है कि मुझे ल्यूजियांग की हेल्प भी करना पड़ेगी क्योंकि ये अभी तक अपनी मार्शल सोल को मटेरियलाइज नहीं कर पा रही। एक बार मैं स्पिरिट गैदरिंग राम का एक्सपर्ट बन जाऊं यानी ब्रेक थ्रू करने के बाद अगले लेवल में पहुंच जाऊं के बाद मैं इसकी हेल्प कर पाऊंगा। तुम्हारा जुंजी उन लोगों से कहता है जाओहू मुझे कुछ दिनों के लिए यहाँ से जाना है, इसी वजह से मैं यहाँ पर इसके सारे मसले तुम्हारे पर छोड़कर जाने वाला हूँ। जाओहू से कहता है क्या तुम ज़ीफेंग सिटी जा रहे हो? जुंजी से कहता है नहीं मैं ज़ीफेंग सिटी में नहीं जा रहा बल्कि मैं ट्रेन करने के लिए किसी स्पेशल जगह के ऊपर जाने वाला हूँ। तो स्पेशल जगह के ऊपर जाने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा और वापस आने में भी टाइम लगेगा। जुंजी मास्टर जैन से कहता है मास्टर जैन जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक तुम्हें हमारे पूरी की पूरी चो फैमिली को अच्छे से प्रोटेक्ट करना होगा। कोई भी यहाँ पर आकर मुश्किल क्रिएट करने की कोशिश करता है तो मर्सी दिखाने की जरूरत नहीं है, उसको मार डालना। मास्टर जैन उसे कहते हैं यंग मास्टर जैसे तुमने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा। ल्यूजियांग भी भागती हुई वहाँ पर आती है और उसे कहती है क्या तुम वाकई में फिर से जाने वाले हो? क्या तुम लंबे अरसे के लिए जाने वाले हो? जुंजी से कहता है नहीं बस थोड़ी देर के लिए जाऊंगा, सिर्फ 2-4 महीनों के लिए जाने वाला हूँ। फिर साथ ही हमारा जुंजी से कहता है लेकिन तुम यहाँ पर रहोगी और मेरे घर का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना, ये हमारा घर है। तो कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए अपने घर का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूंगी, तुम इस सबको मेरे ऊपर छोड़ दो। जुंजी बाहर जाने के पहले अपना रूप बदल लेता है तो वो लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं और उसे कहते हैं यंग मास्टर हम लोग तो तुम्हें पहचान ही नहीं पा रहे कि तुम कौन हो। और उसे कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ये वाली स्पेशल आर्ट भी आती है। पॉइजन गैंग से कहते हैं मैं तो तुम्हें बिल्कुल भी पहचान नहीं पा रहा। जुंजी उन लोगों से कहता है इस बार मेरी ट्रिप एक बहुत ही टॉप सीक्रेट होने वाली है, मैं किसी ऐसी जगह पर जाने वाला हूँ जहाँ पर मैं नहीं चाहता कि कोई और मुझे देख ले, वजह से मैंने अपने रूप को बदला है। साथ ही वो ज़ीफेंग से कहता है ज़ीफेंग चलो फिर ठीक है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वो सभी लोग उसे बाय बोलते हैं और उसे कहते हैं ठीक है तुम्हारी जर्नी बहुत ज्यादा सेफ हो अब जाओ। हमारा जुंजी वहाँ से उनको छोड़कर आगे की तरफ चल पड़ता है। हमारा जुंजी पिंक माउंटेन के ऊपर जाता है जहाँ पर हिडन ड्रैगन पीक होती है। वो एक पहाड़ के ऊपर चढ़ता है जहाँ पर उसे पता होता है कि वो केव है और उस केव के अंदर जाकर वो स्पेशल तलवार को ढूंढने वाला है। जुंजी कहता है लास्ट टाइम तो वो केव मुझे यहीं पर मिली थी, अभी मुझे यहीं पर जाना है। वो एक रस्सी के साथ लटका होता है और वहीं पर उसे एक बड़ा सा स्पिरिट ईगल दिखाई देता है जो कि हवा में उड़ रहा होता है। जुंजी कहता है ये वाले बर्ड जो होते हैं ये बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, जब ये आपको देख लेते हैं तो आपका पीछा नहीं छोड़ते। इनका बसेरा इस क्लिफ के टॉप के ऊपर है इसलिए मुझे जल्दी करना होगा कहीं मैं इसकी नजर में ना आ जाऊं। हमारा जुंजी जल्दी से रस्सी के साथ नीचे की तरफ उतरता है और वहाँ पर उस केव के ऊपर पहुंच जाता है जहाँ पर उसे सामने वो केव दिखाई देती है। जुंजी कहता है लगता है कि मैं यहाँ पर पहुंच चुका हूँ तो यही वो केव है जिसके अंदर से मुझे वो सारा ट्रेजर मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 15 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? स्वर्ड किंग के एपिसोड 16 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंजी एक केव की तरफ जा रहा था। वो एक माउंटेन के ऊपर जाकर चढ़ जाता है और उस माउंटेन से नीचे उतरता है तो उसके सामने वो केव होती है। तो वो फाइनली ड्रैगन पीक के ऊपर पहुंच चुका है जहाँ से उसे स्वर्ड मिलने वाली है और काफी कुछ अलग ट्रेजर भी मिलेंगे। और जुंजी जैसे ही उस केव के अंदर एंटर होता है तो उस केव के ऊपर काफी सारे वर्ड्स लिखे होते हैं। वो कहता है यहाँ पर तो काफी सारी एन्चेंटमेंट फॉर्मेशन लिखी हुई है। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पर आया था तो मैंने इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया था, लगता है कि मैंने इनको पिछली बार नहीं देखा था, लेकिन ये सारी की सारी कुछ ऐसी लैंग्वेज में जिनको मैं समझ नहीं सकता, ये किसी और लैंग्वेज में लिखी हुई है। जुंजी आगे की तरफ चलना स्टार्ट करता है, कहता है मुझे लगता है कि इस जगह के ऊपर काफी कुछ छुपा हो सकता है, काफी सारा खजाना हो सकता है।
तो इसीलिए मुझे इसे प्रॉपर्ली एक्सप्लोर करना होगा। तो वो चलते हुए जैसे उस केव के अंदर जाता है तो वो केव अंदर से काफी बड़ी होती है और वहाँ पर नीचे एक झरना भी गिर रहा होता है और वहाँ पर सामने दो टेम्पल्स भी होते हैं। तो हमारा जुंजी कहता है लास्ट टाइम बिल्कुल इसी तरह का सीन था, मुझे जो चाहिए वो इस वक्त इस टेम्पल के अंदर है। तो वो सीधा जाकर उस टेम्पल के दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है तो फिर ठीक है, आप देखते हैं क्या मुझे वो चीज यहाँ से मिलती है या नहीं। वो उस टेम्पल के दरवाजे को ओपन करता है तो वहाँ पर उसे सामने वो तलवार दिखाई देती है। जुंजी कहता है तुझे तो वही तलवार है, स्पेस सेवरिंग स्वर्ड। हमारा जुंजी में बताता है कि इस तलवार को जिस भी बंदे ने बनाया था वो एक बहुत बड़ा बेवकूफ था, क्योंकि उस तलवार को इसने एक बहुत ही स्पेशल मटेरियल के साथ बनाया है, लेकिन फिर भी इस मटेरियल को इस तरह से ट्रीट नहीं किया जिस तरह इसको ट्रीट किया जाना चाहिए था। उसने इस तलवार को इस तरह बना दिया, क्योंकि अगर यहाँ पर इसको कोई बहुत ही अच्छा ब्लैक स्मिथ इसको फोर्ज करता इस मेटल की मदद से तो इस तलवार को एक किंग लेवल का आर्टिफैक्ट बनाया जा सकता था। लेकिन जिस बेवकूफ ने इस तलवार को बनाया है उसने इसको बहुत ही लो लेवल की तलवार बना दिया। और साथ ही हमारा जुंजी अपनी तलवार को भी वहाँ पर बाहर निकालता है। हमारा जुंजी अपनी स्पिरिट स्वॉर्ड को निकाल कर साथ उसको मर्ज करने की कोशिश करता है। वहाँ पर जबरदस्त लाइट निकलती है, वो दोनों तलवारें आपस में मर्ज होना स्टार्ट होती है। तो जबरदस्त एनर्जी निकलने के बाद हमारे जुंजी की बॉडी के अंदर भी काफी सारी एनर्जी जाती है। थोड़ी देर के बाद हमारा जुंजी सब में सक्सेसफुल रहता है। जुंजी कहता है यहाँ पर इस तलवार को अपनी तलवार के साथ मर्ज कर लिया है, उसकी अपनी तलवार लेवल अप हो जाती है। उसके बाद हमारा जुंजी अपनी तलवार को अपने पास वापस बुलाता है। जुंजी कहता है हालांकि इस तलवार को एक बेवकूफ ने बनाया था और इसको बहुत ही लो लेवल की तलवार बनाया था, लेकिन फिर भी इसके अंदर बहुत ज्यादा पावर है, क्योंकि इसके ऊपर जो मटेरियल्स यूज किए हैं वो काफी ज्यादा स्पेशल मटेरियल्स हैं। फ्यूचर में अगर मुझे और ज्यादा मटेरियल्स मिलते हैं तो उन सारे मटेरियल्स को भी मैं अपनी स्वर्ड के साथ मिलाकर अपनी स्वर्ड को और ज्यादा अपग्रेड कर सकता हूँ। साथ ही वो कहता है लेकिन मेरी कल्टीवेशन इस वक्त काफी ज्यादा लो है, इस कल्टीवेशन के साथ मैं और कुछ नहीं कर सकता। इस तलवार की पावर को कंट्रोल कर पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल है, चलो इसको आजमा कर देखते हैं। और हमारा जुंजी अपनी तलवार को लेकर सामने झरने के पास खड़ा हो जाता है और अपनी तलवार को उठाता है और सामने की तरफ एक स्लैश लगाता है। वो तलवार को घुमाते हुए सामने की तरफ एक स्लैश लगाता है। तो उस तलवार की पावर ज्यादा होने की वजह से पर सामने की तरफ एक एनर्जी वेव निकलती है, वो इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो वहाँ पर पानी को भी दो हिस्सों में चीर देता है। पानी को दो हिस्सों में चीरता है तो हमारा जुंजी सामने की तरफ ही देख रहा है, तो उसे महसूस होता है कि पानी के अंदर कुछ है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, पानी के अंदर तो एक फॉर्मेशन है। उसके स्ट्राइक की वजह से पानी के अंदर जो फॉर्मेशन होती है उसके एक्टिवेट होने की वजह से वहाँ पर एक मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से उसके सामने एक और फॉर्मेशन अपीयर होती है। हमारा जुंजी इस फॉर्मेशन को देखकर काफी हैरान होता है। वो कहता है ये तो 9 एसेंस फ्यूजन स्टार फॉर्मेशन है, ये एक बहुत ही स्पेशल फॉर्मेशन है। नहीं लगा था कि मैं इस तरह के रिमोट एरिया में इस तरह की एक स्पेशल फॉर्मेशन को देख पाऊंगा। जुंजी ने स्पेशल फॉर्मेशन को पहले भी देखा हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन है। इसी वजह से जुंजी ये कह रहा है कि ये यहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी। तो जुंजी हमें इस फॉर्मेशन के बारे में बताता है कि ये ग्रेड 8 की बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन है, जिसको बाहर से तोड़ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। फिर साथ ही वो उस फॉर्मेशन के ऊपर हाथ रखता है और कहता है लगता है कि ये फॉर्मेशन कई हजार साल से यहाँ पर है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है और मैं अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ ही इसको ओपन कर सकता हूँ, जो तो बहुत ही अच्छी बात है। हमारा जुंजी अपने दोनों हाथों को उसके ऊपर रखता है और उसको ओपन करने की कोशिश करता है, और उसे अपनी सोल एनर्जी को यूज करना पड़ेगा। इसी के साथ ही वो उस फॉर्मेशन को ओपन कर लेगा। नेक्स्ट सीन हमें शुई फैमिली का दिखाया जाता है, क्योंकि दूसरी तरफ चू फैमिली के लोग तरक्की कर रहे हैं। इसी वजह से शुई फैमिली वालों को बहुत ज्यादा मिर्ची लग रही है। सभी फैमिली मेंबर्स और उनके दूसरी फैमिलीज के मेंबर्स जो कि उनके साथ जुड़े हुए हैं वो सारे उनके पास आते हैं। शुई पैट्रियार्च के पास आकर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। लोग कहते हैं अभी कल की बात है कि जहाँ पर 10 बड़ी फैमिलीज के एल्डर्स आए थे, वो सारे पैट्रियार्च चू फैमिली के साथ जुड़ चुके हैं। उन लोगों ने चू फैमिली के साथ एक अलायंस बना ली है। चू फैमिली वाले बहुत ज्यादा तरक्की करते जा रहे हैं, उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज आ गए हैं। चू फैमिली वालों ने 100 ट्रेजर पवेलियन वालों के साथ अपने रिलेशनशिप को भी पब्लिसाइज कर दिया है। ज़ीफेंग सिटी में जितनी भी बड़ी फैमिलीज हैं वो सारी की सारी फैमिलीज चू फैमिली के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखने के लिए वहाँ पर जा रही है, उनको गिफ्ट दे रही है। ये हमारे लिए बहुत ही बुरी बात है। अगर इसी तरह चलता रहा तो चू फैमिली एक दिन हमारी ज़ीफेंग सिटी की सबसे बड़ी फैमिली बन जाएगी और हमारी शुई फैमिली को भी उनके सामने सबमिट करना पड़ेगा। हमें चू फैमिली को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए था, ताकि वो कभी भी दोबारा से राइज ना कर पाते। तो शुई फैमिली के पैट्रियार्च का छोटा भाई भी वहीं पर होता है। वो अपने पैट्रियार्च से कहता है पैट्रियार्च ये वाला केस बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। दरअसल पहले तक तो चू फैमिली में कुछ भी नहीं था। चू फैमिली अपने आप में फाइट कर रही थी कि उसके बाद जब वहाँ पर चू जिंगजुन ने कमांड संभाली और तीनों एल्डर्स को निकाल दिया, उसके बाद से इनकी फैमिली बहुत ज्यादा राइज करती जा रही है। अंडर ट्रेजर पवेलियन के साथ इनकी पार्टनरशिप की वजह से इनको बहुत सारे रिसोर्सेज मिले हैं। इसी पार्टनरशिप के बाद से उनके पास काफी सारी फैमिलीज आ रही है जो की उनके सामने सबमिट कर रही है। चू फैमिली के पैट्रियार्च उनसे कहते हैं चू फैमिली के पास उनका पैट्रियार्च नहीं था, इसी वजह से हमें लगा था कि हमें उनके ऊपर नजर रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो क्या उखाड़ लेंगे। हमने उनके ऊपर नजर नहीं रखी और देखो उन लोगों ने क्या उखाड़ लिया। क्या तुम लोगों को याद है कि कुछ महीने पहले 100 ट्रेजर पवेलियन वालों ने हमारी शुई फैमिली से अपने सारे नाते तोड़ दिए थे। अब तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ भी चू फैमिली की वजह से ही हुआ है। चू फैमिली वालों ने उनसे ये कहा होगा, इसी वजह से 100 ट्रेजर पवेलियन ने हमसे नाता तोड़ा है। पैट्रियार्च का भाई उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि चू फैमिली वालों ने ऐसा करवाया है? क्योंकि सभी लोग भी कहते हैं हाँ हमें भी ऐसा ही लगता है कि ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि चू फैमिली वालों का उनके
साथ काफी अच्छा रिलेशन है और हमारे साथ उनका दुश्मनी चल रही है। पैट्रियार्च उन लोगों से कहते हैं हम लोगों ने चू फैमिली की एबिलिटीज को बहुत ज्यादा इग्नोर किया है, इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। नहीं पता था कि वो लड़का ये सब कुछ कर सकता है। अगर ऐसी बात है तो हम उस लड़के को पहले ही मार देते। उस लड़के के पास बहुत सारी एबिलिटीज है और उन लोगों को अपने वश में कर सकता है। कई बार इनकी बेटी जुइकियान भी आ जाती है। जुइकियान उन लोगों से कहती है आप लोगों को उसके बारे में इस तरह सोचने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को लगता है कि ये सब कुछ उसी की प्लानिंग है। वो तो एक बहुत ही गरीब सा और कमजोर सा लड़का है। आपको उससे इस तरह डरने की जरूरत नहीं है। आपको उसके बारे में इस तरह बात करने की भी जरूरत नहीं है। तो फादर अपनी बेटी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उसे कहते हैं जुइकियान तुम यहाँ पर आई हो, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी कल्टीवेशन की प्रोग्रेस कैसी है। जुइकियान अपने फादर से कहती है फादर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कल्टीवेशन बहुत ही अच्छे से बढ़ रही है क्योंकि मैं ज़ीफेंग सिटी की सबसे बड़ी जीनियस हूँ, तो मेरी कल्टीवेशन तो बढ़ेगी ही। कि सभी लोग भी ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फादर उसे कहते हैं क्या तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया, क्या तुम वाकई में स्पिरिट गैदरिंग ग्राम के एक्सपर्ट बन चुकी हो। जुइकियान अपनी तारीफें करते हुए कहती है हाँ फादर मैंने पहले ही ब्रेक थ्रू कम्प्लीट कर लिया है। कुछ दिन पहले मैं ब्रेक थ्रू करने के बाद स्पिरिट गैदरिंग ग्राम के फर्स्ट लेवल पर पहुंच गई थी। मैंने अपने स्पिरिट गैदरिंग ग्राम को स्टेबलाइज कर लिया है। मुझे लगता है कि मैं बहुत ही जल्दी उस फर्स्ट ग्रेड की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक ट्रिपल 9 जेड ओवरलैपिंग टेक्निक को भी मास्टर कर लूंगी। उसके फादर उसे कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मेरी बेटी तो वाकई में एक जीनियस है। वो उसे कहते हैं अगर तुम अभी फैमिली कंपटीशन में हिस्सा लेती हो तो मुझे लगता है कि तुम 5 हाउसेज को ज्वाइन कर सकती हो, 5 मार्शल आर्ट्स हाउसेज को ज्वाइन कर सकती हो। विज्ञान भी अपनी तारीफें करते हुए कहती है फादर क्यों ना मैं यहाँ पर फर्स्ट प्लेस के लिए ट्राई करूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बाकी के सारे बच्चों से ज्यादा जीनियस हूँ। साथ ही वो उन सभी लोगों से कहती है आप सभी लोग शोई फैमिली के डिग्निफाइड एल्डर्स हैं। आप सभी लोगों को यहाँ पर किसी एक लड़के से इस तरह डरने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोग उससे डरे हुए हैं। को उससे डरने की क्या जरूरत है जबकि वो सिर्फ और सिर्फ एक कचरा है। क्योंकि अगर इस तरह की बातें बाहर जाकर फैल गई कि हमारे सभी एल्डर्स एक लड़के से डरे हुए हैं तो जब वो ओपन सिलेक्शन होने वाली है तो उसमें मुझे लगता है कि मेरी इमेज के ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। फादर उसे कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा जुएर, मैं आज के बाद हम लोग इस बारे में बात नहीं करेंगे। हम लोग इस आज के बाद जिंगजुन के बारे में बात नहीं करेंगे। फिर साथ ही वो जुइकियान से कह दिया मुझे ये बताओ क्या हम लोग अपने वो स्पाइस को वहाँ पर भेज दे चू टाउन में ताकि वो लोग उनके ऊपर नजर आकर हमें उनके करंट सिचुएशन के बारे में बता सके। जुइकियान अपने फादर से कहती है फादर फैमिली के पैट्रियार्च आप हैं, मैं नहीं हूँ, ये फैसला आपने लेना है, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। साथ ही वो अपने फादर से कहती है आप सभी लोग इस सारे मसले को खुद ही हल करें। तक आप लोग मेरी इमेज को नुकसान नहीं पहुंचाते तब तक आप जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। इतना कहने की बात वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में फिर से केव का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जुंजी उस फॉर्मेशन को ओपन कर लेता है। उस फॉर्मेशन को ओपन करने के बाद वो बाहर निकलता है तो वहाँ पर एक और बिग वर्ल्ड होता है। तो जुंजी वहाँ पर अंदर निकलता है। जब बाहर निकलता है तो वहाँ पर सामने 3 पिलर्स होते हैं और उन 3 पिलर्स के सेंटर में एक बड़ा सा एग पड़ा होता है। जुंजी कहता है ये क्या, ये तो एक और इंडिपेंडेंट ड्राम है। इसका मतलब ये है कि उस छोटी दुनिया के अंदर एक और छोटी दुनिया है। वहाँ पर सामने जो एग है वो एक स्पिरिट बीस्ट का अंडा है। तो जुंजी कहता है ये जगह तो वाकई में बहुत ज्यादा अजीब है। जहाँ पर जब मैं एंटर हुआ तो एंटर करने के लिए मुझे यहाँ पर एक फॉर्मेशन को ओपन करना पड़ा जो एक बहुत ही एंशिएंट और बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन थी। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट स्पेस है, इसके साथ यहाँ पर एक आल्टार है और आल्टार के ऊपर एक स्पिरिट बीस्ट एग पड़ा हुआ है। फिर बंदे ने इस जगह को यहाँ पर बनाया होगा और इस बीस्ट एग को यहाँ पर रखा होगा। वो कोई नॉर्मल इंसान बिल्कुल भी नहीं होगा, वो एक बहुत ही पावरफुल इंसान होगा। हमारा जुंजी आगे की तरफ चलना स्टार्ट करता है और कहता है तो लगता है कि स्पिरिट बीस्ट के एग को यहाँ पर सील किया गया है। इस आल्टार को इसलिए बनाया गया है ताकि स्पिरिट बीस्ट के एग को यहाँ पर सील किया जा सके। जुंजी कहता है ये स्पिरिट बीस्ट का एग कितने ग्रेड का होगा, यानी इसका लेवल क्या होगा जिसकी वजह से यहाँ पर सील किया गया है। ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल स्पिरिट बीस्ट हो सकता है जो कि संडे से निकलने वाला होगा। जुंजी जब उसके करीब पहुंचता है तो उसे इस अंडे के ऊपर भी एक और फॉर्मेशन दिखाई देती है जिसकी वजह से उस अंडे को भी सील किया गया होता है ताकि उस अंडे के अंदर से बेबी ना निकल सके। जुंजी कहता है मुझे तो लगता है कि इसके अंदर जो स्पिरिट बीस्ट है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकता है, इसी वजह से पर इस अंडे के ऊपर एक डबल फॉर्मेशन लगाई गई है। यहाँ से हमारा नेक्स्ट सीन 100 ट्रेजर पवेलियन का दिखाया जाता है। यूजिन काफी ज्यादा गुस्से में होती है। मैनेजर किनशान से कहती है ये क्या बकवास है, तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। अब मैंने सुना है कि बहुत सारी दूसरी फैमिलीज ऐसी हैं जो कि हमारी चू फैमिली के साथ जुड़ती जा रही हैं। तो ये सब कुछ तो पहले से पता होना चाहिए था। तकरीबन 10 फैमिलीज ने उनको ज्वाइन किया है और इसके अलावा स्पिरिट स्टोन वेन के बारे में तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि वहाँ पर पहाड़ी के ऊपर से केव मिली है जिसके अंदर से फायर स्पिरिट स्टोन और फायर स्पिरिट हार्ट फ्रूट्स भी मिले हैं। मैंने तुम्हें ये सारी जिम्मेदारी दी कि तुम्हें जिंगजुन के ऊपर नजर रखनी है लेकिन तुम उसके ऊपर नजर रखने में फेल हो गए। तो मैनेजर किनशान भी वहीं पर अपना सर झुकाकर बैठे होते हैं और उसे कहते हैं प्लीज मिस यूजान मुझे मार डाले क्योंकि मैं यही से सजा का हकदार हूँ। मैं आपके लिए इस मिशन को पूरा नहीं कर सका। हालांकि आपने मुझे कहा था कि मुझे उसके ऊपर नजर रखनी है लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं कर सका, मुझे सजा दे। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 16 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 17 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने अंडर ट्रेजर पवेलियन का सीन देखा था, जहां पर मैनेजर किनशान मिस जूजान से कह रहे होते हैं प्लीज मुझे सजा दे, मैं चू फैमिली के ऊपर नजर रखने में फेल रहा, मैं ये सब कुछ नहीं देख पाया कि वो लोग कितनी ज्यादा तरक्की कर चुके हैं। जूजान उसे कहती है जी सारे का सारा ब्लेम तुम्हारे पर नहीं डाला जा सकता, इसी वजह से मैं तुम्हें सजा नहीं दे रही। मैं भी यहाँ पर अभी तक उस लड़के के बारे में अंदाजा नहीं लगा पा रही कि चू फैमिली के लोग क्या कर सकती है। लड़के के पास बहुत सारी एबिलिटीज है और उन एबिलिटीज को यूज करते हुए वो ये सब कुछ कर रहा है और बहुत ही जल्दी चू फैमिली राइज करने वाली है। तो मैनेजर किनशान मिस जूजान से कहते हैं मिस जूजान आपको बताया ना कि वो जो केव उनको मिली थी जिसके अंदर स्पिरिट स्टोन वेन्स थी, अगर वो हमारे 100 ट्रेजर पवेलियन को मिला होता तो हम लोग उसको मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि बाकी की सारी फैमिलीज हमारे पर अटैक करती और हम सभी से वो छीनने की कोशिश करती। साथ ही उसके पास 10 बड़ी फैमिलीज है जिन लोगों ने उसके सामने सबमिट किया है। तो सभी लोग वाकई में ये सब कुछ नहीं कर सकते थे। चू फैमिली वालों ने इस सारे मसले को बड़ी आसानी के साथ हैंडल कर लिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके पास किसी एक्सपर्ट की मदद है, कि उनकी फैमिली में तो कोई भी एक्सपर्ट नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके पास कोई गेस्ट एल्डर है। मैं जूजान उसे कह दिया ऐसा नहीं हो सकता, उनके पास कोई एक्सपर्ट कहाँ से आएगा, कि अगर उनके पास कोई एक्सपर्ट होता जिसकी मदद उनके पास होती तो वो कभी भी यहाँ पर अपनी प्रोफाइल को लो नहीं रखते, वो लो प्रोफाइल के साथ यहाँ पर नहीं रह रहे होते। यहाँ तक मेरा ख्याल है ये सारे का सारा जुंजी का प्लान है, उसने शुरुआत से ये सब कुछ प्लान किया हुआ था। मैनेजर किनशान उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हमारी मिस जूजान उसमें कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड है। साथ ही वो से कहता है तो मिस जूजान आप मुझे बताओ कि आगे हमें क्या करना है, क्या हमें अभी भी चू फैमिली के ऊपर स्पाइस को भेजना चाहिए उनके ऊपर नजर रखने के लिए, आगे हम लोग क्या करेंगे। जूजान उसे कहती है नहीं अब तुम्हें उसके ऊपर नजर रखने की जरूरत नहीं है, जबकि चू फैमिली वाले पहले से राइज कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी वो लोग बहुत ही बड़ी फैमिली बन जाएंगे और बहुत ही जल्दी बाकी की ऐसी फैमिली जो उनसे जेलस होती है वो सभी उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ सकती है। मैं चाहती हूँ कि हम लोग क्योंकि आपस में एक रिलेशनशिप में बंधे हुए हैं, इसी वजह से तुम हमारे 100 पवेलियन का नाम यूज करते हुए सभी लोगों के सामने ये बात बता दो कि हम लोगों का चू फैमिली के साथ एक बहुत ही अच्छा रिलेशन है और कोई भी उनके ऊपर अटैक ना करे। इससे चू फैमिली वालों की काफी ज्यादा मदद हो जाएगी, स्पेशली शुई फैमिली के ऊपर नजर रखना क्योंकि वो उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। मैनेजर किनशान उसे कहते हैं ठीक है मैम मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। नेक्स्ट सीन हमें 3 महीने के बाद का दिखाया जाता है। 3 महीने के बाद हमारा जुंजी जब उस केव से वापस आता है तो अपने घर वापस आता है तो उसे वहाँ पर आकर अपना घर नहीं मिल रहा होता क्योंकि वो अपने चू टाउन में आता है, लेकिन चू टाउन पहले से काफी ज्यादा बदल चुका होता है। 3 महीने में ने और उसके साथ मास्टर जैन ने उन लोगों ने मिलकर पूरे के पूरे गांव का नक्शा ही बदल दिया होता है। जुंजी कहता है मेरा घर कहाँ पर है, वहाँ पर उसे बोर्ड पर लिखा हुआ दिखाई देता है चू हाउस। कहता है अगर यहाँ पर बोर्ड नहीं लगा होता तो मैं पहचान ही नहीं पाता कि मेरा घर कहाँ पर चला गया। तो ऐसा खुलता है सामने से जाओहा बाहर निकलता है और उसे कहता है मास्टर आप तो वापस आ गए, ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो जल्दी से आओ मैं आपको अपने नए घर में लेकर चलता हूँ। जुंजी कहता है जाओहा ये तुमने क्या किया, तुमने तो पूरे घर का नक्शा ही बदल दिया। अगर मैं यहाँ पर बोर्ड के ऊपर चू हाउस लिखा हुआ नहीं पड़ता तो फिर मुझे ऐसे लगना था कि मैं किसी और जगह पर आ गया हूँ और मुझे अपने घर ही भूल जाता। तो जाओहा अपने यंग मास्टर को अपने साथ लेकर अंदर आता है। मास्टर जैन भी वहीं पर खड़े होते हैं, वो भी उसे ग्रीट करते हैं। मास्टर जैन के चेहरे के ऊपर जो पॉइजन की वजह से लाइनें बनी हुई थी वो सारी की सारी मिट जाती हैं। जुंजी से कहता है मास्टर जैन लगता है कि आपके पॉइजन की रिकवरी भी काफी ज्यादा अच्छे से चल रही है। वो उसे कहते हैं यंग मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे पूछने के लिए। ये सभी लोग अंदर जाकर टेबल के ऊपर बैठ जाते हैं तो हमारा जुंजी उनसे कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, 3 महीने के अरसे में जाओ हाउ की कल्टीवेशन काफी अच्छे से बढ़ी है। जाओ हाउ तो इस वक्त बॉडी टेम्परिंग के 4th लेवल पर पहुंच चुका है। जाओ हाउ से कहता है ये सब कुछ तो सीनियर जैन की वजह से हुआ है, ये मुझे रोजाना ट्रेन करते हैं और कल्टीवेशन में मदद करते हैं। मास्टर जैन भी उसे कहते हैं मास्टर आपकी कल्टीवेशन भी काफी अच्छे से बढ़ी है, तो आपकी कल्टीवेशन तो बॉडी टेम्परिंग के 8वें लेवल तक पहुंच चुकी है। इतनी तेजी के साथ तो किसी की कल्टीवेशन नहीं बढ़ती। हमारा जुंजी वहाँ पर उन लोगों से कहता है तो जाओ चलो मुझे बताओ कि पिछले 3 महीने में यहाँ पर क्या कुछ हुआ है, कहीं कोई मुश्किल क्रिएट तो नहीं हुई। हमारा जाओ से 3 महीने की सारी बात बता देता है कि 3 महीने के दौरान क्या हुआ है। तो जुंजी इसकी बात सुनने के बाद कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब यह कि 100 ट्रेजर पवेलियन वाले सारी दुनिया के सामने आ चुके हैं, उन्होंने सभी के सामने आकर ये बात बता दी है कि वो चू फैमिली के साथ हैं, चू फैमिली का साथ देंगे ताकि वो शुई फैमिली वालों को डरा सके और शुई फैमिली वाले हमारे पर अटैक ना करें। 100 ट्रेजर पवेलियन वाले इस हद तक ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, क्या वाकई में लगता है कि हमारी चू फैमिली से कुछ बेनिफिट्स हासिल हो सकते हैं। फिर ऐसा भी हो सकता है कि 100 ट्रेजर पवेलियन को हमारी फैमिली के ऊपर पूरा भरोसा है। जाओ से कहता है मास्टर यहाँ पर हमने पूरे के पूरे घर का नक्शा बदल दिया, ये सब कुछ भी 100 ट्रेजर पवेलियन की मदद से ही हुआ है। तुम्हारा जुंजी लोगों से कहता है मुझे ये बताओ कि मेरी ल्यूजियांग कहाँ पर है, मैं उसे क्यों नहीं देख पा रहा। तो वो दोनों वहाँ पर बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, आगे से कोई भी जवाब नहीं देते। हमारा जुंजी भागता हुआ जीता अपने रूम की तरफ जाता है। वो जब अपने रूम में जाता है तो ल्यूजियांग उसके साथ लिपट जाती है और कहती है जुंजी तुम वापस आ गए, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। जुंजी को उसी वक्त उसकी बॉडी के अंदर से बहुत सारी फ्रोस्टी महसूस होती है। जुंजी उसे कहता है ल्यूजियांग यहाँ पर हो क्या रहा है, क्या तुम ठीक हो। उस वक्त वहाँ पर एक और यंग लेडी खड़ी होती है, वो उसके पास आती है, उसे कहती है क्या तुम ल्यूजियांग के हस्बैंड हो। जुंजी उस लड़की की तरफ देखता है और उसे कहता है तुम कौन हो। साथ ही वो उसके कपड़ों के ऊपर बने हुए निशान को देखकर कहता है ऐसा कैसे
हो सकता है, ये तो फ्रोस्ट आइस क्लाउड मार्क है। मतलब ये है कि ये 9 फ्रोस्ट पैलेस से है। रीइंकार्नेटेड सीरीज की तरह यहाँ पर भी ये फ्रोस्ट पैलेस सिर्फ लड़कियों का पैलेस है, बहुत ज्यादा बर्फ वाले इलाके में, एक दूर दराज के इलाके में, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लड़कियां कल्टीवेट करती हैं। महाराज शुनजी कहता है कि इस सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ फीमेल डिसाइपल्स हैं और सारी की सारी वहाँ पर जिस मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस करती हैं वो सिर्फ कोल्ड मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स हैं। लोग आइस मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स को मास्टर करती हैं। वहाँ एक स्पेशल मार्क है जो कि उनके रोब के ऊपर बना होता है। जितने ज्यादा निशान होंगे इसका मतलब योकागे का स्टेटस वहाँ पर पैलेस में इतना ज्यादा हाई है कि जो मास्टर है, जो कि ओनर है, उसके रोब के ऊपर पूरे 9 निशान बने हुए हैं। इसकी वजह से वो ओनर है और सबसे हाई लेवल वाली है, जबकि इस लड़की के रोब के ऊपर 7 निशान बने हुए हैं। तो मतलब यह कि ये उसकी वाइस लीडर हो सकती है या फिर एक हाई लेवल की एल्डर है। साथ ही महाराज जुंजी सोच रहा होता है क्या ये लड़की यहाँ पर कर क्या रही है, इतनी दूर से ये एल्डर यहाँ पर क्या करने के लिए आई होगी। तो वो अंदर आता है और उसको इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है, यंग मास्टर मैं तुम्हें इस बारे में बताना भूल गया, इसका नाम मिस बिंगली है। वो महीने पहले जी यहाँ से गुजरती हुई जा रही थी और गुजरते हुए इसे यहाँ पर से कोल्ड ओरा महसूस हुआ। इसे लगा कि ये ल्यूजियान की मदद कर सकती है, इसी वजह से ये यहाँ पर आ गई और हमने भी इसे यहाँ पर रहने की जगह दे दी। ल्यूजियान के पिछले 2 महीने में इस लड़की ने काफी ज्यादा मदद की है, इसी वजह से हमने इसको यहाँ से निकाला नहीं है। और साथ ही वो मास्टर जैन की तरफ देख रहा होता है। मास्टर जैन आगे बढ़ते हैं, जुंजी से कहते हैं, मास्टर इसके इंटेंशंस के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, मैं अकेले इसको हरा नहीं सकता, इसी वजह से हमने इसको कुछ नहीं कहा और इसे यहाँ पर रहने की इजाजत दे दी। भी अपने हस्बैंड से कहती है, जुंजी मिस बिंगली काफी ज्यादा अच्छी है और मेरे साथ काफी अच्छे से पेश आती है। जुंजी उस एल्डर से कहता है, तुम बाकी सभी लोगों को यहाँ पर बेवकूफ बना सकती हो लेकिन मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती, चलो जल्दी से बताओ कि तुम्हारा यहाँ पर रहने का मकसद क्या है, तुम्हें क्या चाहिए। तो मिस बिंगली से कहती है, अच्छा ठीक है फिर मैं तुम्हें यहाँ पर साफ साफ और सीधी बात बताती हूँ। 9 फ्रोस्ट पैलेस की एक एल्डर हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हारी इस वाइफ ल्यूजियान को अपने साथ ले जाने के लिए आई हूँ, क्योंकि तुम्हारी वाइफ बहुत ज्यादा स्पेशल है, इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि ये हमारे 9 फ्रोस्ट पैलेस की डिसाइपल बने। इसकी बॉडी के अंदर जो की पावर है बहुत ज्यादा कोल्ड है, इसी वजह से ये हमारे 9 फ्रोस्ट पैलेस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, तो इसे मेरे साथ भेजो, मैं इसे अपने 9 फ्रोस्ट पैलेस में लेकर जाना चाहती हूँ, क्योंकि तुम इसके हस्बैंड हो, इसी वजह से मुझे यहाँ पर पिछले 2 महीने से रुकना पड़ा तुम्हारा इंतजार करने के लिए। कब तुम वापस आओ और आकर मुझे इस बात की इजाजत दो कि तुम अपनी वाइफ को मेरे साथ भेज रहे हो। तुम्हारा जुंजी उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है कि 9 फ्रोस्ट पैलेस में ज्यादा डिसाइपल्स नहीं है, लेकिन उनकी जितनी भी डिसाइपल्स होती हैं वो सारी की सारी जीनियस और टैलेंटेड लड़कियां होती हैं। तो इस एल्डर ने मेरी ल्यूजियांग के ऊपर नजर रखी हुई है, तो इसका मतलब यह है कि मेरी ल्यूजियांग भी एक बहुत ही जीनियस और टैलेंटेड लड़की है, फ्यूचर में बहुत ज्यादा पावरफुल मास्टर बन सकती है, इसी वजह से ये इसे अपने 9 स्टार पैलेस में लेकर जाना चाहती है। बिंगली उन लोगों से कहती है, मुझे पता है कि तुम दोनों एक दूसरे के हस्बैंड एंड वाइफ और इसी वजह से तुम दोनों के एक दूसरे के साथ बहुत सारी फीलिंग्स अटैच हो चुकी हैं, इसी वजह से तुम दोनों का एक दूसरे से अलग होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर तुम लोग यहाँ पर इस बात पे एग्री हो जाते हो तो 9 फ्रोस्ट पैलेस में इस लड़की को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करूंगी, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर ये लड़की बिल्कुल सेफ रहेगी। और साथ ही वो अपने पास से एक रिंग निकालती है और उसे कहती है, मैं कंपनसेशन के तौर पर यहाँ पर तुम्हें बहुत कुछ देने वाली भी हूँ। रिंग के अंदर एक सेंट ग्रेड की कल्टीवेशन टेक्निक है और इसके अलावा 5 स्पिरिट ग्रेड मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स हैं। इसके अलावा पूरे 1000 स्पिरिट स्टोन्स भी हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियां भी हैं जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उन सभी को इस्तेमाल करके तुम कल्टीवेट कर सकते हो। तब तुम्हारी वाइफ हमारे साथ कल्टीवेट करने के लिए हमारे पैलेस की डिसाइपल बनेगी, तब तक तुम्हारे लिए ये कंपनसेशन काफी रहेगी। इसके अलावा मैंने तुम्हारी वाइफ ल्यूजियांग से ये बात भी सुनी है कि तुम 5 मार्शल हाउसेज में से किसी एक हाउस को ज्वाइन करना चाहते हो, तो मैं इसमें भी तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं वहाँ पर तुम्हारी सिफारिश करूंगी जिसकी वजह से तुम्हें 5 बड़े हाउसेज में से किसी एक हाउस में एंट्री मिल जाएगी और तुम्हें मुश्किल भी नहीं होगी। और मास्टर जैन दोनों उसकी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं, क्या ये लड़की कौन है और इतनी सारी हमारे सामने कंडीशंस कैसे रख सकती है। हमारा जुंजी अपनी ल्यूजियांग की तरफ देखता और कहता है, मुझे पता है कि ल्यूजियांग के पास इतना ज्यादा टैलेंट नहीं है जितना ज्यादा तुम लोग मुझे यहाँ पर ऑफर कर रहे हो। इतनी ज्यादा ऑफर्स के बदले में मैं ल्यूजियांग को वहाँ पर कैसे भेज दूं? तो ये बताओ कि आखिर तुम लोग यहाँ पर ल्यूजियांग को ही अपना डिसाइपल क्यों बनाना चाहते हो? क्या इसकी कोई स्पेशल वजह है? मुझे तो लगता है कि ये इतनी ज्यादा सिंपल बात नहीं है, क्योंकि ल्यूजियांग कुछ ज्यादा स्पेशल होगी जो मुझे अभी तक पता नहीं है। तो मिस बिंगली उसे कहती है, मैंने तुम्हारे सामने सारी की सारी ऑफर्स रख दिया कि मैं तुम्हें ये सब कुछ कंपनसेशन के तौर पर देने वाली हूँ। अब क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने 9 फ्रोस्ट पैलेस की मास्टर का डिसीजन तुम्हारे सामने रखूं? जुंजी उसे कहता है, क्या ऐसी बात है? वो अपने हाथ में उस रिंग को पकड़ता है जिसके अंदर वो सब कुछ होता है। वो उस रिंग को पकड़ने के बाद मिस बिंगली के सामने उस रिंग को फेंक देता है और कहता है, अपनी रिंग को लो और यहाँ से दफा हो जाओ। तुम यहाँ पर मुझे सिंसियरली इस बारे में बता नहीं रही कि आखिर तुम ल्यूजियांग को अपने साथ लेकर क्यों जाना चाहती हो और इतनी स्पेशल कैसे है कि तुम्हारे 9 जेड पैलेस को ये ज्वाइन कर सके। हमें यहाँ पर इसके बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करना। ल्यूजियांग मेरी वाइफ है और मैं अपनी वाइफ को इस तरह तुम्हारे सामने किसी ऑफर के बदले में नहीं बेच सकता। मुझे इसके बदले में कंपनसेशन नहीं चाहिए, मुझे बदले में मुझे वो सारी डिटेल्स चाहिए कि आखिर तुम इसे अपनी डिसाइपल क्यों बनाना चाहती हो। उसके बाद मैं कंसीडर करूंगा कि मैं इसे तुम्हारे पास भेजूंगा या नहीं। फिर साथ ही वो चूहू से कहता है, चूहू चलो जंग मिस को बाहर का रास्ता दिखा कर आओ, हमारे गेस्ट को यहाँ से बाहर भेज दो। जाहू काफी ज्यादा घबरा जाता है कि वो जंग मिस को कैसे बाहर भेजेगा और वो भी गुस्से के साथ घूर कर उसको देख रही होती है। मास्टर बिंगली वहीं पर अपनी पावर्स को रिलीज करती है और हमारे जुंजी से कहती है, जुंजी तुम्हें इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए क्योंकि ये ऑफर तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। और साथ ही वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज कर रही होती है, तो उसी वक्त जुंजी भी अपनी तलवार को निकाल लेता है और कहता है, अगर तुम्हें यहाँ पर मुझसे फाइट करनी है तो फिर ठीक है, हम लोग फाइट करेंगे, लेकिन मैं अपनी वाइफ को तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा। लेकिन एल्डर बिंगली अपनी पावर
पावर्स को यूज करते हुए वहाँ पर एक बड़ा सा बैरियर क्रिएट कर देती है, जिससे आवाज बाहर की तरफ ना जा सके। साथ ही वो सोच रही होती है अगर मैं यहाँ पर फोर्सफुली इसको यहाँ से लेकर जाने की कोशिश भी करती हूँ तब भी ये लड़की वहाँ पर जाने के बाद हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेगी। इसी वजह से मुझे यहाँ पर प्यार से मनाना होगा, इसके हस्बैंड को मनाना होगा ताकि ये अपनी मर्जी से मेरे साथ भेजे। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 17 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो स्वर्ड किंग के एपिसोड 18 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि लिu जियांग को लेने के लिए नाइन्थ रोज पैलेस से एक एल्डर आती है और उसे अपने साथ लेकर जाना चाहती है, लेकिन हमारा जुंजी अपनी वाइफ को उसके साथ भेजने के लिए तैयार नहीं होता। तो पहले तो वो वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसे डराने की कोशिश करती है, फिर साथ ही वहाँ पर एक बैरियर क्रिएट कर देती है जिससे कि आवाज बाहर न जा सके और वो लोग वहाँ पर आराम से बात कर सके। ये देखकर काफी हैरान होता है कि इसने यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्टिव स्क्रीनिंग आर्ट को क्यों यूज किया है। मिस बिंगली उसे कहती है मैं यहाँ पर तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ कि मैं क्यों तुम्हारी वाइफ को अपने साथ लेकर जा रही हूँ, क्योंकि ये एक बहुत ही सीक्रेट बात है। इसी वजह से मैंने यहाँ पर बैरियर क्रिएट किया है ताकि कोई भी बाहर से हमारी आवाज को सुन ना सके। ये कहता है लगता है कि ये बात वाकई में काफी ज्यादा सीक्रेट होगी, लेकिन मैं लिu जियांग के बारे में ऐसा क्या सीक्रेट हो सकता है इतना ज्यादा स्पेशल है कि मास्टर बिंगली को यहाँ पर एक बैरियर क्रिएट करना पड़ा ताकि स्पाइस इस बात को सुन ना सके। एल्डर बिंगली से कहती है हाँ ये बात तो वाकई में सच है कि तुम्हारी वाइफ लिu जियांग इसके कल्टीवेशन को देखा जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ एक कामजी लड़की है। यहाँ पर आने के बाद मेरी नजर इसके ऊपर पड़ी। जब मैंने इसको देखा तो मुझे पता चला कि इसके पास एक बहुत ही स्पेशल मेरिडियंस है। इसके पास 9 रोज टर्मिनस पल्स है। तुम्हें पता है कि 9 रोज टर्मिनस प्लस क्या होती है? तुम्हारा जुंजी भी ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है ऐसा कैसे हो सकता है। अभी मुझे समझ आए कि इसकी बॉडी के अंदर से इसकी मास्टर स्पेयर मटेरियलाइज क्यों नहीं हो पा रही थी, क्योंकि इसके पास 9 रोज टर्मिनस प्लस है। मास्टर बिंगली उसकी तरफ देखती है और कहती है तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखकर तो लगता है कि तुम्हें इस 9 रोज टर्मिनस पल्स के बारे में अच्छी तरह से पता है। एल्डर बिंगली यहाँ पर इस बात को एक्सप्लेन करती है और कहती है कुछ लोग पैदाइशी तौर पर स्पेशल ब्लड लाइन के साथ पैदा होते हैं जो कि बहुत सारी मिस्टीरियस पावर्स को हार्बर कर सकते हैं। 9 रोज टर्मिनस पल्स भी इनमें से एक है। एक बहुत ही पावरफुल पावर है जो कि इनके मास्टर स्पिरिट को मटेरियलाइज करने में मदद नहीं करती बल्कि उसको मटेरियलाइज होने नहीं देती। ऐसे लोग जिनके पास स्पेशल पल्स होती है वो लोग अपनी ब्लड लाइन की पावर्स को अवेकन भी नहीं कर पाते और उनको यूज भी नहीं कर पाते। उनके लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अगर वो बॉडी के ऊपर जोर डालेंगे तो उनके लिए इतना ज्यादा खतरा होता है कि वो अपनी जान भी गवा सकते हैं। अगर वो इस सब में सक्सेसफुल रहते हैं तो वो पीक स्ट्रेंथ को हासिल कर सकते हैं बल्कि बहुत ही महान मास्टर बनेंगे। जब एक बार 9 रोज टर्मिनस पल्स एक्टिवेट होती है तो इसके एक्टिवेट होने से इंसान की बॉडी के अंदर से बहुत सारी फ्रोस्टें निकलती है जो कि अनलिमिटेड होती है। अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए तो आसपास के तकरीबन 10 किलोमीटर के रेडियस में जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी एक आइस सेल में कम्प्लीटली एनग्रेव्ड हो जाएंगी। वो सारी की सारी वहाँ पर आइस को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, आइस को एक्टिवेट करेगा। मिस बिंगली कहती है तुम्हारी वाइफ की एज बिल्कुल परफेक्ट है। इस एज में अगर ये कल्टीवेशन को स्टार्ट करती है तो ये बहुत ही जल्दी इसको मास्टर करना सीख लेगी और अपनी 9 टर्मिनस पल्स को एक्टिवेट करने के बाद ये सक्सेसफुली पीक एक्सपर्ट बन सकती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इसे 9 रोज पैलेस में मेरे साथ भेजो। वहाँ के डिसाइपल बनने के बाद से वहाँ पर बहुत सारे मौके मिलेंगे, ये अच्छे से कल्टीवेट कर पाएगी और हम लोग इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। हमारा शुंजी उसे कहता है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे 9 रोज पैलेस वालों के पास 9 रोज टर्मिनस पल्स की आज मौजूद है, तुम लोग इसको ठीक कर सकते हो? वो उसे कहती है हाँ हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। वो उसे बताती है कि हमारे 9 रोज पैलेस की इस वक्त जो ओनर जो मास्टर है उसके पास भी इसी तरह की पल्स वाली बॉडी थी। उसके पास भी बहुत ज्यादा स्पेशल ब्लड लाइन की पावर थी। उन्हें वहाँ पर उसकी बॉडी को कंट्रोल किया है जिसकी वजह से वो इसकी मदद कर सकती है। उसके क्योंकि इस बात का एक्सपीरियंस है इसी वजह से वो इसको भी ठीक कर सकती है। इसी वजह से इसे वहाँ पर जाकर ब्लड जेड के ऊपर बैठकर कल्टीवेट करना होगा। हमारा जुंजी से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि टर्मिनस फ्रोज ब्लड जेड ये मदद करेगा इसकी बॉडी के अंदर से इसकी ब्लड लाइन को सप्रेस करने के लिए? पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तुम यहाँ पर जिस ब्लड जेड की बात कर रही हो वो फ्रोज की को सप्रेस नहीं करता बल्कि उसको एब्जॉर्ब करता है। तो इसके लिए तुम्हें पहले उस बंदे के कंसेंट भी लेने पड़ते हैं क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक प्रोसेस है और साथ इसमें बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है। बिंगली भी हैरान होती है और कहती है तुम्हें सब के बारे में कैसे पता चला? तुम्हें इतनी सारी नॉलेज कहाँ से मिली है? कहता है तुम्हें सब के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ये बताओ कि तुम्हें कितना ज्यादा अरसा लगेगा उस ब्लड जेड को यूज करते हुए मेरी वाइफ की बॉडी के अंदर इस 9 जेड टर्मिनस पल्स को कैसे डीएक्टिवेट करने में? कहती है मुझे लगता है कि कम से कम 30 साल तो लगेंगे। 30 साल का सुनते ही हमारी लिu जियांग काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है 30 साल? मैं 30 साल वहाँ पर जाकर रहने वाली हूँ। लिu जियांग अपनी एल्डर से पूछती है एल्डर मुझे ये बताएं अगर मैं आपकी इस बात को मान जाती हूँ कि मैं आपके साथ वहाँ पर जाने को तैयार हूँ, क्या आप मेरे जुंजी को भी मेरे साथ आने देंगे? क्या मेरा जुंजी वहाँ पर आ सकता है? वो उसे कहती है नहीं, हमारे 9 रोज पैलेस में सिर्फ और सिर्फ लड़कियां हैं, वहाँ पर किसी भी मर्द को आने की इजाजत नहीं है। इसी बात ये है कि तुम्हें वहाँ पर जाकर सिर्फ और सिर्फ अपनी कल्टीवेशन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा और इसके लिए तुम्हारा हार्ट बिल्कुल साफ होना चाहिए। तुम्हारे हार्ट में जुंजी भी नहीं होना चाहिए। इस वजह से हम लोग किसी को भी वहाँ पर तुम्हारे साथ लेकर नहीं जा सकते। मिस बिंगली उसे कहती है चलो जल्दी से यहाँ पर फैसला करो, अगर तुम मेरे साथ अभी यहाँ से निकलती हो हम लोग 9 रोज पैलेस में जाएंगे, वहाँ पर तुम कल्टीवेट करोगे और मुझे लगता है कि 30 साल के बाद तुम वापस से अपने जुंजी के पास आ सकती हो और 30 साल के बाद तुम दोनों यहाँ पर एक बहुत ही हंसी खुशी जिंदगी गुजार सकते हो। लेकिन अगर तुम मेरे साथ नहीं जाती हो और यहीं
यहीं पर रहती हो तो फिर मुझे लगता है कि स्पेशल पावर की वजह से तुम सिर्फ आधे साल में यानी 6 महीने में मारी जाओगी। लिu जियांग चलो जल्दी से यहाँ पर फैसला करो कि तुम क्या करना चाहती हो। लिu जियांग वहीं पर रोना शुरू कर देती है और कहती है मैं अपने हस्बैंड को छोड़कर नहीं जा सकती, मैं अपने जुंजी को छोड़कर नहीं जाऊंगी। लिu जियांग कहती है अपने हस्बैंड को पूरे 30 साल तक ना देखना ये तो मौत से भी बदतर है, इसी वजह से मैं आपके साथ नहीं जा सकती। अगर मैं यहाँ पर 6 महीने जिंदा रहकर अपने हस्बैंड के साथ रह सकती हूँ तो मैं यहाँ पर रहना पसंद करूंगी। फिर वो जुंजी से कहती है जुंजी जहाँ पर जो भी डिसीजन लेगा मैं उसको फॉलो करूंगी, अगर वो चाहता है कि मैं इसके साथ जाऊँ तो फिर मैं 30 साल के लिए उसके साथ जाने को तैयार हूँ। जुंजी आगे बढ़ता है और उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है नाइन फ्रोस्ट पैलेस वालों की इंटेंशंस बहुत ज्यादा अच्छी हैं, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जान बचाना चाहते हैं, उन्हें एक डिसाइपल चाहिए। लेकिन साथ ही वो मिस बिंगली से कहता है मिस बिंगली आपकी इंटेंशंस अच्छी हैं लेकिन आप यहाँ से चली जाए, मैं अपनी वाइफ को तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा। सुनते मिस बिंगली काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे चिल्लाकर कहती है नाइन फ्रोस्ट पैलेस तुम्हारी हेल्प कर सकता है, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी वाइफ यहाँ पर 6 महीने में मारी जाए? तुम यहाँ पर चाहे जो भी कर लो 1 साल के अरसे में तुम इसको नहीं बचा पाओगे, ये मारी जाएगी। यहाँ पर केयरफुली इस बारे में सोचना चाहिए, क्या तुम वाकई में इसको मरा हुआ देखना चाहते हो, क्या तुम इसको बचाना नहीं चाहते? जुंजी उसे कहता है मैं अपनी वाइफ को यहाँ पर मरने तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा, मैं अपनी वाइफ को अपने से दूर जाने दूंगा, मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगा, इसी वजह से इसके सारे दर्द को आधा मैं बांट लूंगा, हम दोनों मिलकर इसको सबको फेस करेंगे। एक बात यहाँ पर 9 टर्मिनस पल्स की तो इसको मैं खुद से क्योर कर लूंगा, मैं इसका कोई ना कोई इलाज जरूर ढूंढ लूंगा। बिंगली से कहती है क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसका कोई ना कोई तरीका ढूंढ सकते हो? ठीक है फिर ऐसी कर लेते हैं। फिर साथ ही वो से कहती है क्वालिफिकेशंस तुम्हारे पास है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसकी बीमारी का इलाज ढूंढ सकते हो? मुझे तो यहाँ पर तुम्हारी बात के ऊपर भी हंसी आ रही है, इस बारे में जरा भी अंदाजा नहीं है कि 9 टर्मिनस पल्स कितनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। तुम्हारे जैसा एक मेंढक जो कि कुएं में बैठा हुआ है वो इस दुनिया के बारे में क्या जानता है? साथ ही वो से कहती है लेकिन इस तरह भी ज्यादा अच्छा है कि 2-4 महीने के बाद जब 9 टर्मिनस पल्स अपनी पीक पर पहुंच जाएगी और तुम्हारी वाइफ मरने वाली होगी, उसके बाद तुम मेरे पास भीख मांगते हुए आओगे मैं तुम्हारी वाइफ को बचा लूं, उसके बाद हम लोग तुम्हें कुछ भी ऑफर नहीं करेंगे और तुम्हारी वाइफ को बचाने के बदले में तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। साथ ही मिस बिंगली वहाँ से चली जाती है। मिस बिंगली के वहाँ से चले जाने के बाद हमारा जुंजी अपनी वाइफ से पूछता है कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि मैं बहुत ज्यादा सेल्फिश हूँ जो तुम्हें वहाँ पर जाने नहीं दे रहा? लिu जियांग उसे कहती है मुझे अपने हस्बैंड के ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम कोई ना कोई इलाज जरूर ढूंढ लोगे, तुम कोई ना कोई ऐसा तरीका ढूंढ लोगे जिससे मेरी जान बचाई जा सके। हमारा जुंजी से कहता है मेरे ऊपर इतना ज्यादा भरोसा करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जो कुछ भी हो सकेगा वो जरूर करूंगा तुम्हारी जान बचाने के लिए। सीन ज़ीफेंग सिटी का दिखाया जाता है 100 ट्रेजर पवेलियन का। जुंजी कहता है तो फिलहाल के लिए मैं इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता, मैं जहाँ पर सिर्फ कुछ पिल्स को यूज करते हुए जो उनकी बॉडी के अंदर जो फ्रोस्ट किया उसको सुप्रेस कर सकता हूँ और उसके लिए मुझे कुछ पिल्स बनाना होगी और उन पिल्स को बनाने के लिए मिस जूजान की मदद की जरूरत पड़ेगी और वो 100 ट्रेजर पवेलियन में पहुंच जाता है। वो कहता है मुझे मिस जूजान की एबिलिटीज को बारो करना पड़ेगा, अपनी वाइफ को भी अपने साथ लेकर आया होता है। वो वहाँ पर पहुंचता है, रिसेप्शन वाली लड़की से कहता है मुझे मिस जूजान से मिलना है, जाकर उसे बताओ कि मैं जहाँ पर हूँ। रिसेप्शन वाली लड़कियां उसे कहती है सर हमें माफ करना, हम लोग इस वक्त मिस किन को वहाँ पर डिस्टर्ब नहीं कर सकते क्योंकि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग में है, वो किसी से बात कर रही है प्राइवेट रूम में, वजह से आप उनसे नहीं मिल सकते, आप इंतजार कर सकते हैं। जुनियर से कहता है जाओ जाकर उसको बताओ कि चू जिंगजुन जहाँ पर आया है, लोग जब उसे मेरा नाम बताओगी तो वो खुद ही इस मीटिंग को कैंसिल करके बाहर आ जाएगी। तो वो दोनों लड़कियां एक दूसरे की तरफ देख रही होती है कि अब हम लोग क्या करें। हाँ ये बात तो ठीक है कि ये मास्टर चू है लेकिन हम लोग जाकर उसको इस बारे में नहीं बता सकते क्योंकि मैडम बहुत सा गुस्सा हो जाएंगी। रिसेप्शन वाली लड़कियां युंजी से कहती है लेकिन हमारी मिस ने हमें कहा था कि कोई भी उनको डिस्टर्ब ना करे चाहे कोई भी हो, जैसे हम लोग आपको अंदर जाने नहीं दे सकते, प्लीज उनको डिस्टर्ब मत करें। युंजी टेबल पर हाथ मारता है और उसे कहता है अगर तुम्हें लगता है कि मिस किन तुम्हारे पर गुस्सा होंगी तो ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उठाता हूँ, तुम जाओ जाकर अपनी मिस किन को मेरे बारे में इन्फॉर्म करो। दोनों ही लड़कियां फिर से वहाँ पर डर जाती है और एक दूसरे की तरफ देख रही होती है, जबकि बाकी के सभी लोग भी सोच रहे होते हैं क्या है ये लड़का कौन है और जहाँ पर मिस किन से मिलने की रिक्वेस्ट क्यों कर रहा है। एंजल किन भी वहीं पर आ जाते हैं और उसे कहते हैं पैट्रियार्क चू तो आप यहाँ पर आज क्या करने के लिए आए हैं और इतने ज्यादा गुस्से में क्यों लग रहे हैं, आराम से जना शांत हो जाए, हम लोग आपको मिलवा देंगे। हमारा जुंजी से कहता है मास्टर किनशान शुक्र है कि तुम टाइम पर पहुंच जाए, जाओ जाकर अपनी मिस को बुला कर लाओ, उसे बुलाओ और उसे कहो कि हम चू सिंगजुन उससे मिलने के लिए आया है, मुझे उसकी मदद की जरूरत है, मुझे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम है। मैनेजर किनशान उसे कहते हैं प्लीज मास्टर मुझे माफ करना, इस वक्त सिटी लॉर्ड के साथ उनकी प्राइवेट मीटिंग चल रही है, वो सिटी लॉर्ड के साथ अंदर बात कर रहे हैं, इसी वजह से मैं आपके साथ उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता और आपको उनसे नहीं मिलवा सकता, कुछ यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इंतजार करना पड़ेगा, आप यहाँ पर आराम से बैठ जाएं या फिर मैं आपको प्राइवेट रूम देता हूँ, आप वहाँ पर जाकर बैठकर आराम कर ले। जुंजी से कहता है मेरे पास उसके इंतजार करने का टाइम नहीं है, जाओ जाकर उसको अभी बता दो। तो मैनेजर किनशान कहते हैं मैं जहाँ पर नहीं जा सकता, वो काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं कि मिस जूजान उसके ऊपर गुस्सा होगी। ये सभी लोग जो कि वहाँ पर खड़े होते हैं वो सभी लोग सोच रहे होते हैं क्या है ये लड़का अपने आप को समझता क्या है, इसे क्या लगता है कि ये सिटी लॉर्ड से ज्यादा पावरफुल है, लॉर्ड की वहाँ पर मीटिंग चल रही है और ये सिटी लॉर्ड की मीटिंग को खत्म करके वहाँ पर मिस जूजान से मिल सकता है। सभी लोग कहते हैं चलो देखते हैं कि अब कैसे इस लड़के को यहाँ पर सजा मिलती है, सिटी लॉर्ड इसको सजा देंगे। लिu जियांग भी अपने हस्बैंड से कहती है जुंजी क्यों ना हम लोग वापस चले जाएं और थोड़ी देर के बाद आ जाएं। ये उसे कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सबको खुद ही संभाल लूंगा। फिर साथ ही वो गुस्से के साथ कहता है मैनेजर किनशान क्या तुम जाकर अपनी मिस को बुलाकर लाने वाले हो या नहीं। मैनेजर किनशान उसे कहते हैं प्लीज मुझे माफ करना, मैंने कहा ना कि वो इस वक्त सिटी लॉर्ड के साथ मीटिंग में
भी है, अब मैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। हमारा जुंजी से कहता है तो फिर ठीक है। मैं यहाँ पर उसको एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए आया था। मैं यहाँ पर एक ग्रेड 3 की पिल बनाने के लिए आया था और मेरे पास उसका फार्मूला भी है। मुझे इस पिल को बनाने में तुम्हारी मैडम की मदद की जरूरत थी, लेकिन अब जबकि उसके पास टाइम ही नहीं है तो फिर ठीक है, मैं इस फार्मूला को अपने साथ लेकर किसी और के पास चला जाता हूँ। हमारा जुंजी जैसे पीछे की तरफ मुड़ता है, मैनेजर किनशान उसे कहते हैं अच्छा रुको जरा, मैं जाकर अभी उसको नोटिफाई करके आता हूँ, मैं उसको बता कर आता हूँ। जुंजी से कहता है लेकिन तुम्हारी मिस यूजैन वो तो अभी तक सिटी लॉर्ड के साथ बात कर रही है, क्या तुम अभी वहाँ पर जाओगे मेरे जैसे एक स्मॉल कैरेक्टर के लिए जाकर उनकी बात को डिस्टर्ब करोगे? क्या तुम वाकई में ऐसा करने वाले हो? मैनेजर किनशान काफी शर्मिंदा हो जाते हैं और कहते हैं प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं अभी जाता हूँ, जाकर मैं मैडम यूजैन को बताकर आता हूँ। जी तो बस ऑर्डर्स मिले थे कि किसी को अंदर नहीं आने देना, इसी वजह से मैं यहाँ पर आग को रोक रहा था। बाकी के सभी लोग भी हैरान हो जाते हैं, क्या है यहाँ पर हो क्या रहा है, मैनेजर किनशान भी इससे इतना ज्यादा डर क्यों रहे हैं? अरे मैनेजर किनशान हमारे जुंजी और उसकी वाइफ को लेकर उस प्राइवेट रूम की तरफ चल पड़ते हैं जहाँ पर मिस यूजैन मैनेजर सिटी लॉर्ड के साथ बातचीत कर रही है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 18 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? स्वर्ड किंग की एपिसोड 19 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा जुंजी अपनी वाइफ को लेकर 100 ट्रेजर पवेलियन में पहुंचता है और वहां पर जाने के बाद वो एल्डर से कहता है कि मुझे तुम्हारी यूजैन से मिलना है। पहले तो एल्डर उसको मना कर देते हैं, लेकिन उसके बाद जब हमारा जुंजी उसे कहता है कि वो एक 3rd ग्रेड की पिल बनाने का फार्मूला लेकर आया है तो एल्डर भी बांध जाते हैं और कहते हैं अच्छा ठीक है फिर मेरे साथ है, और उसे अपने साथ लेकर प्राइवेट रूम की तरफ चल देते हैं। एल्डर प्राइवेट रूम के बाहर जाने के बाद कहते हैं इस यूजैन मुझे आपसे बात करनी है। दरवाजा खुलता है और उसके सामने सिटी लॉर्ड खड़े होते हैं। सिटी लॉर्ड उसे कहते हैं किसकी इतनी हिम्मत हुई जो यहाँ पर आया और हमारी कन्वर्सेशन को यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा है? मैंने पहले से ही कहा था कि कोई भी हमारी कन्वर्सेशन को यहाँ पर डिस्टर्ब ना करे। मिस यूजैन भी गुस्से के साथ कहती है यहाँ पर हो क्या रहा है? सिटी लॉर्ड किनशान से कहती है मैनेजर किनशान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आकर हमें डिस्टर्ब करने की? मिस यूजैन भी उसे कहती है किनशान लगता है कि तुम्हें तुम्हारी नौकरी नहीं चाहिए, इसी वजह से तुम यहाँ पर इस तरह बिहेव कर रही हो। मैंने तुम्हें कहा भी था कि किसी को भी यहाँ पर नहीं आने देना और तुम खुद से यहाँ पर चले आए हो मुझे डिस्टर्ब करने के लिए। मैनेजर किनशान उसके सामने झुकते हुए माफी मांगते हैं और कहते हैं मिस यूजैन प्लीज मुझे माफ कर दे, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया बल्कि ये सब कुछ मास्टर जुंजी की वजह से किया है। चूज यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आए हैं और वो कह रहे थे कि उन्हें अर्जेंटली आपसे बात करनी है, इसी वजह से मैं उनको यहाँ पर लेकर आया हूँ। मैंने जानबूझकर यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। आपको तो पता है कि पैट्रिया चू को मैं यहाँ से वापस नहीं भेज सकता क्योंकि वो यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल पिल का फार्मूला लेकर आए हैं। हमारा जुंजी भी आगे बढ़ता है और उसे कहता है मिस यूजैन आपको यहाँ पर मैनेजर के ऊपर गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। हाँ ये बात ठीक है कि मैंने यहाँ पर इसको फोर्स किया था आपके पास यहाँ पर आने के लिए। मिस यूजैन उसे देखने के बाद वहाँ पर शांत हो जाती है। सिटी लॉर्ड को अभी तक नहीं पता होता कि जुंजी कितने कमाल का बंदा है। वो कहता है ठीक है ये लड़का आकर यहाँ पर पिल्स को रिफाइन करने के लिए मिस यूजैन की हेल्प चाहता है तो फिर ठीक है बाद में ये अपना काम पूरा कर ले, फिलहाल जाके इसे बिठा दो वहाँ पर, पोलो के इंतजार करे, पहले मेरी बारी है, मैं भी मिस यूजैन से यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी चू फैमिली का मेंबर है, फैमिली का पैट्रियार्च होने के नाते से क्या लगता है कि यहाँ पर सिटी लॉर्ड से आगे निकल सकता है। साथ ही वो गुस्से के साथ हमारे जुंजी से कहते हैं क्या तुम इस सिटी लॉर्ड को सिटी लॉर्ड नहीं समझते, इसी वजह से तुम यहाँ पर इसके सामने एरोगेंटली बिहेव कर रहे हो। फिर साथ ही वो उसे कहते हैं तुम अभी तक यहीं पर क्यों खड़े हो, जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, तुम यहाँ पर खड़े कर क्या रहे हो? तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से पर्सनली तुम्हें धक्के देते हुए बाहर निकालूं? हमारा जुंजी इसकी बातों को इग्नोर कर रहा होता है जिसकी वजह से सिटी लॉर्ड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। मिस यूजैन यहाँ पर ये सब कुछ देखने के बाद कहती है ठीक है तुम जाओ। सिटी लॉर्ड ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है मिस यूजैन आप तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी हैं, आपने इस लड़की को यहाँ पर से सिर्फ जाने का कहा, मैं होता तो मैं तो इसे उठाकर ही बाहर फेंक देता। मिस यूजैन उसे कहती है सिटी लॉर्ड मैं यहाँ पर आपसे कह रही हूँ कि तुम यहाँ से जाओ, इस लड़के से नहीं कह रही जाने का। और भी ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है, छोटे से लड़के के लिए मिस यूजैन यहाँ पर सिटी लॉर्ड को जाने का कह रही है, ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंसल्ट की बात है। फिर साथ ही में यूजैन भागती हुई आगे बढ़ती है और मुझसे कहती है चू तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, तुम्हें मेरी किस बात में मदद चाहिए? जुंजी उसे कहता है मिस यूजैन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम ग्रेड 3 की पिल रिफाइनर बन चुकी हो। वो उसे कहती है मैं बन चुकी हूँ, मुझे ये बताओ कि तुम कौन सी नई पिल बनाना चाहती हो, तुमने कहा कि पिल बनाने में तुम्हें मेरी मदद चाहिए। तुम्हारा जुंजी उसे कहता है हाँ मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैं यहाँ पर एक पिल बनाने वाला हूँ जिसको 100 जैंग पिल कहते हैं, वो एक ग्रेड 3 की पिल है और ये उस पिल को बनाने का फार्मूला है। तो मिस यूजैन उसे कहती है चलो फिर ठीक है हम लोग यहाँ पर और ज्यादा इंतजार नहीं करते, चलो जल्दी से सीधा अपने कॉल्ट्रॉन के पास चलते हैं और जाकर पिल्स को बनाते हैं। साथ ही वो किनशान से कहती है किनशान जल्दी से जाओ जाकर ये सारी की सारी मेडिसिन लेकर आओ जो कि हमारा जुंजी तुम्हें कहता है, पैट्रियार्च चू के कहे के मुताबिक सारी मेडिसिन लेकर आना, जड़ी बूटियां लेकर आना। जुंजी उसे कहता है नहीं इसे कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, मैं सारा बंदोबस्त करके आया हूँ, मैं सारी की सारी जड़ी बूटियां अपने साथ लेकर आया हूँ। और बात इस बार की जो पिल रिफाइनमेंट की टेक्निक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
है, इसी वजह से मैं नहीं चाहता कि उस रूम के अंदर कोई और भी आए। हम लोग वहाँ पर बिल बना रहे हो तो किसी को भी हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, रूम को बाहर से लॉक कर देना। फिर साथ ही वो ल्यू जियांग से कहता है, ल्यू जियांग चलो जल्दी से तुम भी अंदर आ जाओ। तो मिस जुजियान उसे कहती है ये लड़की कौन है। जुनजी उसे बताता है कि ये मेरी वाइफ है, ये भी हमारे साथ इस प्राइवेट रूम के अंदर आएगी जहाँ पर मैं 100 जैंग बिल बनाने वाला हूँ। तो मिस जुजियान कहती है तुम्हारी वाइफ तो बहुत ज्यादा प्यारी है। उसके बाद से तीनों प्राइवेट रूम के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर जो 100 जैंग बिल को बनाएंगे। तो नेक्स्ट सीन बाहर का दिखाया जाता है जहाँ पर सिटी लॉर्ड्स होते हैं काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और सोच रहे होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। जहाँ पर किंग जुजियान की तो बात ही मत करो, उसने यहाँ पर एक लड़की के लिए मुझे इतना ज्यादा इंसल्टेड कर दिया कि सिटी लॉर्ड को वहाँ से जाने का कह दिया कि हम लोग वहाँ पर प्राइवेट में कन्वर्सेशन कर रहे थे। मुझे वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, मुझे उस लड़के से इस बात का बदला लेना पड़ेगा। मुझे पहले से ये इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि चू फैमिली का पैट्रियार्च यंग मास्टर अब जल्दी से राइज कर रहा है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी फैमिली ने पूरे ज़ीफेंग सिटी में खलबली मचाई हुई है। तो आज मैंने फाइनली उस लड़के से मिल भी लिया। इस वक्त मैनेजर किनशान वहाँ पर आते हैं और उसे कहते हैं सिटी लॉर्ड को मैं चाहता हूँ कि आप उस लड़के के खिलाफ कोई भी ग्रज मत रखना, क्योंकि अंदर जो कुछ भी हुआ है आप उसको सारी बात को भूल जाएं, उस गुस्से को पी जाएं। ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। सिटी लॉर्ड गुस्से के साथ उसे कहते हैं तुम्हारी इस बात में क्या मतलब है, क्या तुम यहाँ पर मुझे कह रहे हो कि एक छोटी सी चू फैमिली का एक पैट्रियार्च मेरे जैसे सिटी लॉर्ड के सामने खड़ा होने की हिम्मत रखता है, क्या मुझे उसे डरना चाहिए। आज गुस्से के साथ किनशान से कहते हैं तुम्हारी हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जो तुम यहाँ पर मुझे कह रहे हो कि मुझे उस लड़के के खिलाफ गुस्सा नहीं करना चाहिए और उसके खिलाफ कोई बात नहीं करना चाहिए। मैं क्या लगता है कि तुम 100 ट्रेजर पवेलियन के मैनेजर और मिस जुजियान के साथ तुम्हारा नाता है, तो इस बात का मतलब यह है कि तुम यहाँ पर मेरे बॉस बन चुके हो और मुझे यहाँ पर ऑर्डर्स दे सकते हो। लड़के ने यहाँ पर मुझे ऑफेंड करने की कोशिश की है, तो फिर ठीक है मैं उस लड़के को दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं सिटी लॉर्ड हूँ, मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ। उस लड़के को प्रॉपर्ली बिहेव करने का तरीका सिखाऊंगा। तो मैनेजर किनशान उसे कहते हैं सिटी लॉर्ड लगता है कि आपको उसके लड़के के बारे में डिटेल में नहीं पता, चले ठीक है मैं आपको सारी बात बताता हूँ। तो वो उसे सारी की सारी बात बता देते हैं और कहते हैं क्या वो आपको समझ आई, मुझे लगता है कि इतनी रीजन काफी रहेगी। मिस किन उसके साथ इतने अच्छे से बिहेव क्यों करती है अब आपको पता चल गया है कि वो जितनी भी पिल्स के फार्मूलास लेकर आता है वो बहुत ज्यादा स्पेशल होते हैं और वो फार्मूला हमें फ्री में दे देता है। इस बार वो एक 3rd ग्रेड की पिल का फार्मूला लेकर आया जो कि स्पेशल है। तो सिटी लॉर्ड भी ये बात सुनने के बाद काफी हैरान होती है और कहते हैं क्या वाकई में ऐसा हो सकता है, लेकिन उस लड़के के पास ये सब कुछ टैलेंट्स कहाँ से आए। मैनेजर किनशान उसे कहते हैं क्या आपने देखा नहीं कि हमारी मिस जुजियान वो उसके सामने किस तरह से रिस्पेक्टफुली बात कर रही थी, हालांकि मेरी मिस जुजियान का स्टेटस उस लड़के से बहुत ज्यादा हाई है। इस बात से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस लड़के का फ्यूचर कितना लिमिटलेस है। तो सिटी लॉर्ड उसकी बात सुनने के बाद चाल देते हैं और साथ ही सोच रहे होते हैं मैंने उस लड़की के साथ बदतमीजी से बात की, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ताकि मैं उस लड़के के खिलाफ ना हूँ और वो लड़का मेरे पर गुस्सा ना हो, कि उसे कुछ गिफ्ट देना पड़ेंगे। और वो सोचते सोचते वहाँ से चले जाते हैं। यहीं से नेक्स्ट सीन में शुई फैमिली का दिखाया जाता है। तो शुई फैमिली के पैट्रियार्च का जो छोटा भाई होता है वो अपने बड़े भाई को बता रहा होता है कि मैंने अभी भी सुना है जुनजी अपनी वाइफ को अपने साथ लेकर 100 ट्रेजर पवेलियन में गया था और वहाँ पर जाकर उसने काफी ज्यादा मैस क्रिएट कर दी। वहाँ पर मिस जुजियान अपने प्राइवेट रूम में सिटी लॉर्ड के साथ बात कर रही थी, लेकिन उसने वहाँ पर जाकर कुछ ऐसी धमकी दी कि उसे अपनी प्राइवेट मीटिंग को खत्म करना पड़ा और सिटी लॉर्ड को भी वहाँ से जाना पड़ा। के बाद वो मिस जुजियान के साथ प्राइवेट रूम के अंदर चला गया है कुछ पिल्स को बनाने के लिए। अब क्या एक दूसरे एल्डर उन लोगों से कहते हैं। तो यहाँ पर हैरान करने वाली बात तो ये है इस लड़के ने वहाँ पर सिटी लॉर्ड को काफी ज्यादा गुस्सा दिला दिया था, लेकिन उनके गुस्सा होने की बजाय उन लोगों ने काफी सारे गिफ्ट हमारे पैट्रियार्च चू यानी कि हमारे जुंजी को वहाँ पर भिजवा दिए। इस बात का क्या मतलब हो सकता है, क्या सिटी लॉर्ड भी उनके साथ मिल चुके हैं? क्योंकि अगर सिटी लॉर्ड उस लड़के के साथ मिल चुके हैं तो इसका मतलब यह है कि पूरा ज़ीफेंग सिटी उस लड़के के साथ है। शुई फैमिली अब यहाँ पर बिल्कुल अकेली रह चुकी है, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वैसे एक एल्डर कहता है मैंने यहाँ पर एक और बात भी सुनी है, मैंने सुना है कि उस लड़के का कल्टीवेशन लेवल टेम्परिंग के 8th लेवल तक पहुंच चुका है। तो शुई कियान सभी की बातें सुनने के बाद गुस्सा हो जाती है और चिल्लाकर कहती है तुम सभी लोग अपनी बकवास बंद करो, तुम सभी लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उस लड़के की तारीफें किए जा रहे हो। इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि अगर उस लड़के को यहाँ पर इतनी सारी सपोर्ट मिल चुकी है, काफी सारी फैमिलीज उसके साथ मिल चुकी है, लेकिन फिर भी वो सिर्फ और सिर्फ एक कचरा ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट मूवमेंट की ग्लोरी है। हमारी शुई फैमिली के लेवल तक कोई भी नहीं पहुँच सकता। हमारी शुई फैमिली ज़ीफेंग सिटी की नंबर 1 फैमिली थी और हमेशा रहेगी। और रही बात यहाँ पर उस लड़के को हराने की, एक बार मैं 5 हाउसेज के कंपटीशन में जाकर चैंपियन बन जाऊँ, उसके बाद देखना 5 बड़े मार्शल हाउसेज में से कोई एक फैमिली अपने लिए एक स्टूडेंट के तौर पर चूज करेगी, तो उसके बाद ज़ीफेंग सिटी में हमारा नाम होगा। उस लड़के को कोई भी नहीं जानेगा, बाकी के सभी लोग भी हमारे साथ ताल्लुक रखना चाहेंगे। पर एक और लड़का होता है वो उन लोगों से कहता है लेकिन जिस तरह से उस लड़के की कल्टीवेशन बढ़ती जा रही है, अगर वो भी उस कंपटीशन में जाता है और जाकर किसी 5 बड़े हाउसेज में से किसी एक मार्शल हाउस को ज्वाइन कर लेता है या उसे स्टूडेंट के तौर पर सिलेक्ट कर लेते हैं, तो फिर क्या होगा? शुई कियान भी सोच रही होती है जिस स्पीड के साथ उस लड़के की कल्टीवेशन स्पीड बढ़ रही है, मुझे लगता है कि इस बारे में कहना गलत होगा कि वो भी इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकता है। शुई कियान ने सभी लोगों से कह दिया तुम सभी को अच्छी तरह से पता है कि कल्टीवेशन के दौरान कोई भी शॉर्टकट्स नहीं चलते, हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद ही अपने आप को लेवल अप करना पड़ता है। वो लड़का बड़ी स्पीड के साथ अपने आप को लेवल अप कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो शॉर्टकट्स को यूज कर रहा है, वो बहुत सारी पिल्स को यूज कर रहा होगा जिनके साइड इफेक्ट्स भी होंगे। जब तक मैं जहाँ पर हूँ इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली हूँ, तब
तब तक वो लड़का इस बारे में भूल जाए कि वो 5 बड़े हाउसेस में से अपने आप को डिसाइपल के तौर पर सिलेक्ट करवा पाएगा। सेक्टर पैट्रियार्च उन लोगों से कहते हैं हम लोग फिलहाल के लिए इस बारे में बात नहीं कर सकते, हमें उस लड़की के बारे में नहीं सोचना चाहिए, सिलेक्शन के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि कंपटीशन बहुत ही जल्दी होने वाला है। हम लोग जुनमैंग मार्शल हाउस वालों से बात करते हैं, लोग इस कंपटीशन के साथ टैंपर करें और हमारी शुई कियान को आसानी के साथ एक हाउस में स्टूडेंट के तौर पर सिलेक्ट कर लिया जाए। तो वो लोग कहते हैं हमें फिलहाल के लिए पैट्रियार्च चू के बारे में सोचना बंद करना होगा और हमें उनके टाउन के बारे में सोचना होगा क्योंकि इस वक्त वो अपने टाउन में मौजूद नहीं है। उनका टाउन बहुत ही जल्दी एक्सपैंड करता जा रहा है और राइज कर रहा है। क्या तुमने देखा नहीं, उन्होंने अपने सारे पुराने घरों को तोड़कर नए घर बना लिए हैं और फ्यूचर में वो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। तो हमें सबसे पहले उनके घरों को वहाँ पर तोड़ना होगा और सभी लोगों के हौसले भी तोड़ने होंगे। एल्डर उन लोगों से कहते हैं इससे पहले कि चू फैमिली वाले अपने पास कुछ एल्डर्स को रिक्रूट कर ले और उनके पास भी एल्डर्स आ जाएं, हमें उनको दोबारा से डिस्ट्रॉय करना होगा। सोच रहे होते हैं अगर मुझे पहले से पता होता कि ये दिन भी एक दिन आने वाला है तो मैं पहले उन लोगों को वहीं पर एलिमिनेट कर देता, मैं किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ता। आज के छोटा भाई उसे कहता है भैया ये सारा काम तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं चोंगडी इतना ही अकेला ही काफी हूँ उन सभी लोगों से निमटने के लिए। इनके सारे के सारे घरों को भी बर्बाद कर दूंगा और सभी लोगों को भी मार दूंगा ताकि हमारे इस पैट्रियार्च जू यानी जुंजी को एक अच्छा मैसेज मिल सके। पैट्रियार्च उसे कहते हैं छोटे भाई तो ठीक है मैं ये सारा मसला तुम्हारे पर छोड़ता हूँ, अब तुम्हें ये सब कुछ संभालना होगा लेकिन तुम्हें ये सब कुछ सीक्रेटली करना होगा ताकि तुम किसी के नजर में ना हो। क्या तुम ऐसा कर पाओगे? तब भाई उनसे कहता है ठीक है ब्रदर मैं सब कुछ कर लूंगा। साथ ही पैट्रियार्च सोच रहे होते हैं लगता है कि हमारा काम हो जाएगा, मैं अपने छोटे भाई को वहाँ पर भेज रहा हूँ, ये जरूर चू टाउन को बर्बाद कर देगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 19 का एंड करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जुंजी अपने उस 100 जैंग पिल को बनाने में कामयाब हो पाएगा या नहीं, क्योंकि वो पिल अपनी वाइफ के लिए बना रहा है ताकि उसकी बॉडी के अंदर से फ्रोस्ट की निकल रही है उसको उसकी बॉडी के अंदर सप्रेस कर सके। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? स्वर्ड किंग के एपिसोड 20 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि शुई फैमिली के पैट्रियार्च अपने छोटे भाई चोंगडी को ये काम देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें जाकर चू टाउन को बर्बाद करना है और ये काम सीक्रेटली करना कि हमारी शुई फैमिली के ऊपर इल्जाम न आए। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें प्राइवेट रूम का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर मिस जूशियन और हमारा जुंजी वो दोनों पिल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ पर वो लोग पिल्स बनाते हैं, वो बार बार पिल्स बना रहे होते हैं लेकिन उनकी प्योरिटी उन्हें हासिल नहीं हो रही होती। 10 दिन उस प्राइवेट रूम के अंदर गुजारने के बाद मिस जूशियन के हाथ में एक पिल होती है। मिस जूशियन कहती है जरा इस पिल को चेक करो। तो हमारा जिस पिल को चेक करके कहता है वाली पिल तकरीबन 30 या 40% तक ठीक है लेकिन हमें और ज्यादा बनानी पड़ेगी क्योंकि ये इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं है। चलो ठीक है इसको फिर भी एक्सेप्टेबल कहा जा सकता है। यूजियन को इस बात से काफी गुस्सा आता है। फिर साथ ही वो कहती है मैंने इस पिल को तुम्हारी गाइडेंस से बनाया है, जैसे जैसे तुम मुझे बताते रहे हो मैंने वैसे वैसे ही किया। यानी यहाँ पर तुम्हारी गाइडेंस में गलती है या फिर मेरे एक्सपीरियंस में गलती है। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी गाइडेंस में ही गलती है, इसी वजह से ये पिल इस तरह की बनी है। वो उस पिल को बॉटल के अंदर रख लेती है और उसे कहती है अगर मेरे मास्टर को इस बारे में पता चल जाए कि तुमने यहाँ पर मुझे एक 3rd ग्रेड की पिल बनाने का फार्मूला दिया है और तुम्हारे पास पिल बनाने के बहुत सारे फार्मूलाज हैं, मास्टर तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाएंगे। इसी के साथ ही मिस जूशियन जब हमारे जुंजी की तरफ देखती है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और बाकी भी उसके पास जाती है और कहती है ये क्या तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया? सिर्फ और सिर्फ 10 दिन में यहाँ पर खड़े रहकर तुमने ब्रेक थ्रू कैसे कम्प्लीट कर लिया? जुंजी उसे कहता है हमें यहाँ पर इस रूम के अंदर तकरीबन 10 से 15 दिन हो चुके हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कितने दिनों में ब्रेक थ्रू कम्प्लीट नहीं कर सकता? जूशियन उसे कहती है जब तुम यहाँ पर आए थे तब तुम बॉडी टैम्परिंग के 8th लेवल पर थे लेकिन अब तुम बॉडी टैम्परिंग के 9th लेवल पर पहुंच चुके हो। 10 से 15 दिन के अंदर कौन ब्रेक थ्रू कम्प्लीट कर पाता है और यहाँ पर सिर्फ खड़े रहकर तुम कैसे कर पाए हो? यहाँ पर पिल्स बनाने में बिजी थी तभी तुमने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया। जुंजी उसे बताता है कि उसने कैसे यहाँ पर ये सब कुछ किया है। वो उसे कहता है मेरे पास अपने कुछ तरीके हैं। जब तुम यहाँ पर पिल्स बना रही थी तो पिल्स को बनाने के दौरान यहाँ पर इसके अंदर से काफी सारी यांग एनर्जी निकलती है। इतनी एनर्जी पिल बनाने के लिए तुम्हें चाहिए होती है, वो सारी एनर्जी तुम पिल बनाने में यूज कर रही थी लेकिन जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी उस सारी की सारी एनर्जी को वहाँ पर बैठकर मैं उसको एब्जॉर्ब कर रहा था। और इसके अलावा मेरे पास एक स्पेशल लिक्विड है जिसको स्पिरिट लिक्विड कहा जाता है। उस स्पिरिट लिक्विड को जो कि बहुत ज्यादा प्योर है उसको यूज करने पर मेरी कल्टीवेशन बढ़ गई है और मेरा लेवल इंक्रीज हुआ है। जहाँ पर हमारा जुंजी बताता है कि उसे ये स्पिरिट लिक्विड कहाँ से मिला था। जब वो उस केव के अंदर गया था ड्रैगन पीक माउंटेन में और उसे एक एग मिला था जिसको सील किया गया था। उसके एग के अंदर से काफी सारी स्पिरिट एनर्जी लिक्विड की फॉर्म में बह रही थी, तो उसने नीचे एक बर्तन रख के उस सारी लिक्विड एनर्जी को अपने पास सेव कर लिया था क्योंकि उस एग के अंदर से स्पिरिट एनर्जी निकल रही थी। तो वो जब निकल कर कंडेंस हो जाती थी तो वो एक ड्रॉप बनकर नीचे गिर जाती थी। मिस जूशियन कहती है क्या वाकई में स्पिरिट लिक्विड कहती है? मैं पहली बार अपनी जिंदगी में किसी स्पिरिट लिक्विड को देख रही हूँ, ये तो बहुत ज्यादा प्योर भी लग रहा है। जुंजी उसे कहता है हाँ ये बहुत ज्यादा प्योर है, इसको स्पिरिट लिक्विड कहते हैं। हम लोग अक्सर अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए स्पिरिट स्टोन को एब्जॉर्ब करते हैं लेकिन ये स्पिरिट स्टोन के मुकाबले में बहुत ज्यादा प्योर है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ स्पिरिट से बना हुआ है। मिस जूशियन से कहती है तुम्हें ये स्पिरिट लिक्विड कहाँ से मिला? हमारा जुंजी से कहता है ये तो सिर्फ एक सीक्रेट है, मैं तुम्हें इस बारे में नहीं बता सकता। ल्यूजियांग भी वहीं पर बैठी होती है, कल्टीवेट कर रही होती है। जुंजी कहता है मैंने ल्यूजियांग को भी अपने इसी मेथड के बारे में बताया, इसीलिए वो भी वहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर जो फ्रोस्ट किया उसको सप्रेस कर पा रही है क्योंकि वो इस तरीके को यूज करते
होते हुए यहाँ पर कल्टीवेट नहीं कर रही है, लेवल अप करने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि अपनी बॉडी के अंदर फ्रोस्ट की को प्रेस करने की कोशिश कर रही है। फिर साथ ही वो जुंजी से पूछती है क्या है इसकी बॉडी के अंदर कौन सी टाइप की फ्रोस्ट की है जिसको निकालने के लिए तुम इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हो। जुंजी से आगे से कोई भी जवाब नहीं देता। मिस जूशान कहती है वैसे तुम इस लड़की की कुछ ज्यादा ही केयर करते हो जिसकी वजह से तुम इसको यहाँ पर लेकर आए हो। लगता है कि ये लड़की बहुत ज्यादा लकी है। वो लोग कमरे से बाहर निकलते हैं। जब वो बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स खड़े होते हैं जो सभी लोग इनके प्राइवेट रूम को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। इतने सारे गार्ड्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये क्या, यहाँ पर इतने सारे गार्ड्स क्यों हैं। मिस जूशान उसे कहती है ये सारे के सारे गार्ड्स यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए थे ताकि कोई भी जबरदस्ती अंदर ना घुस सके, क्योंकि हम लोग बहुत ही सीक्रेट काम कर रहे थे। साथ ही सिटी लॉर्ड भी वहीं पर होती हैं। वो लोग कहते हैं ये क्या, सिटी लॉर्ड भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो सिटी लॉर्ड सीधे आकर हमारे जुंजी के सामने झुकते हुए से ग्रीट करते हैं और कहते हैं पैट्रियार्क जू प्लीज मुझे माफ कर दे। फर्स्ट टाइम हम दोनों के दरमियान में कुछ अनबन हो गई थी। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ सख्त तरीके से बात की थी। इस वजह से मैं पिछले 10 दिनों से यहीं पर दरवाजे के बाहर खड़ा होकर तुम्हें गार्ड कर रहा था ताकि कोई भी यहाँ पर अंदर आकर तुम्हें डिस्टर्ब ना कर सके। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैंने तुम्हारे लिए एक बैंक्वेट पार्टी का बंदोबस्त भी किया है। क्या तुम आज शाम अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ मेरे घर आ सकते हो? हमारे घर आकर बैंक्वेट पार्टी में शामिल हो जाना। क्योंकि उसी वक्त जाऊ भागता हुआ वहाँ पर आता है और उसे कहता है यंग मास्टर बहुत ही बुरा हुआ, और वो जल्दी से आकर उसके कान में आकर कुछ बताता है। वो उसे कहता है यंग मास्टर 2 दिन पहले एक टाउन के ऊपर किसी ने अटैक किया था। वो काफी सारे लोग थे, बहुत सारे असैसिन्स थे, यहाँ पर बैंडिट्स से समझ लो। मैं तो लगा था कि वो माउंटेन बैंडिट्स है, लेकिन असल में वो माउंटेन बैंडिट्स नहीं थे। हमने उनमें से कुछ को पकड़कर बंदी बना लिया है अंडरग्राउंड प्रिजन में। लेकिन हमें लगता है कि वो शुई फैमिली के मेंबर्स हैं, इसी वजह से तुम्हें इसमें आना पड़ेगा। जुंजी उसे कहता है क्या वाकई में वो शुई फैमिली के लोग थे? साउ उसे कहता है वैसे तो वहाँ पर माउंटेन बैंडिट्स की तरह ही वो प्रिटेंड कर रहे थे, लेकिन असल में हमने उन्हें स्कूल में से कुछ लोगों को पकड़कर बंदी बनाया हुआ है। मास्टर जैन के वहाँ पर होते हुए कोई भी हमारे पर अटैक कैसे कर सकता है? तुम्हें जाकर उन लोगों से बुलवाना होगा कि वो शुई फैमिली के मेंबर्स हैं या नहीं। उनमें से एक को तो हमें जानते हैं कि वो चोंग डी है, शुई फैमिली के पैट्रियार्क का छोटा भाई। हमारा जुंजी हल्का सा मुस्कुराता और कहता है लगता है कि शुई फैमिली वाले फाइनली अपने टर्टल शेल में से बाहर निकल रहे हैं। आगे बढ़ता है सिटी लॉर्ड से कहता है सिटी लॉर्ड आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम दोनों के दरमियान में जो कुछ भी बात हुई थी मैं उसको भुला जाता हूँ। आपके ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हो। और आपकी बैंक्वेट पार्टी के लिए हम लोग किसी दिन आएंगे। आज मुझे एक जरूरी काम करने के लिए जाना है। और फिर साथ ही मिस जूशान को भी बोलता है मिस जूशान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर साथ ही उन सभी को गुड बाय बोलने के बाद वो वापस अपने फैमिली घर की तरफ चल पड़ता है। हमारा जुंजी जब वापस अपने घर पहुंचता है तो सामने आकर देखता है कि मास्टर जैन बैठे होते हैं। मास्टर जैन की मुंह पर पट्टी लगी होती है। वो उसे कहता है मास्टर जैन जी क्या हुआ, आप भी जख्मी हो गए? लगता है कि वो लोग काफी स्ट्रॉन्ग थे। मास्टर जैन उसे कहते हैं ये तो बस छोटी मोटी चोटें हैं जो जल्दी हील हो जाएंगी। जुंजी ल्यूजियांग से कहता है ल्यूजियांग तुम पहले घर चली जाओ, तुम सीधा घर जाना, हम लोगों को एक और जरूरी काम है, हम लोग वो निपटाने के लिए जा रहे हैं। फिर वो मास्टर जैन से कहता है मास्टर जैन चलो मेरे साथ आओ, हम लोग अंडरग्राउंड प्रिजन जा रहे हैं। सीन में अंडरग्राउंड प्रिजन का दिखाया जाता है। शुई फैमिली के लोगों को इन लोगों ने बंदी बनाकर के अंदर बंद किया गया होता है। तो वहाँ पर एक बंदा कहता है ये प्लेस तो बहुत ज्यादा बुरी है। शुई फैमिली वालों के पास अब एक एक्सपर्ट आ चुका है, इसी वजह से उन लोगों ने हमें पकड़कर यहाँ पर बंदी बना दिया। अगर उनके पास कोई एक्सपर्ट नहीं होता तो उन लोगों की क्या औकात थी कि हमें यहाँ पर बंदी बना सकते। उनमें से दूसरा कहता है तो हमारी बॉडी के अंदर पॉइजन जैन का पॉइजन है, इसी वजह से हमें यहाँ पर एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। बात करना बंद करो, चुपचाप बैठे रहो, वरना पॉइजन और ज्यादा फैल जाएगा। इसने ऐसा सोचा था कि पॉइजन जैन जैसा एक एक्सपर्ट इन लोगों का एक्सपर्ट बन जाएगा और इनका एक एल्डर बन जाएगा। फिर साथ ही उन्हें आवाज आती है कि बाहर से कोई आ रहा है। तो हमारा जुंजी अपने लोगों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। तुम्हारा जुंजी जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है तो चोंग डी उसे कहता है तो जिन जुन तुम फाइनली यहाँ पर हमारे सामने अपीयर हो ही गए। चलो जल्दी से हम सभी लोगों को मार डालो क्योंकि हम में से कोई भी यहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला। अरे पर टाइम वेस्ट मत करो। तुम्हारा जुंजी कहता है ये सभी बकवास लोग फिर से वही पुरानी वाली लाइंस बोल रहे हैं। खड़े जाने के बाद सभी लोग एक ही डायलॉग मारते हैं कि हमें मार डालो, हम कुछ भी नहीं बताएंगे। हमारा जुंजी उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से मार सकता हूँ? मैं तुम्हें इतनी आसान मौत तो बिल्कुल भी नहीं देने वाला। तुम सभी को आसानी से मार देना चाहिए, तो तुम्हारा ये बहुत बड़ा एहसान होगा। तो शुई चोंग डी उसे कहता है लड़के अगर मास्टर जैन वहाँ पर नहीं होता तुम्हारे चू टाउन को प्रोटेक्ट करने के लिए तो अब तक तो तुम्हारे चू टाउन के सभी लोग मर चुके होते और सारी बिल्डिंग्स गिर चुकी होती, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होता। तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक बहुत ही महान मास्टर हो? हमारा जुंजी उसे कहता है मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो, मुझे पता है कि मैं क्या हूँ। जुंजी उसे कहता है मुझे तुम लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक ही बात जाननी है। मुझे ये बताओ कि आज से ठीक 14 साल पहले तुमने युनमेंग मार्शल हाउस वालों के साथ मिलकर मेरे पेरेंट्स को किडनैप किया था। मेरे पेरेंट्स को किडनैप करने के पीछे तुम लोगों का मकसद क्या था? तुम्हें मुझे इस बारे में बताना होगा। चोंग डी जल्दी से दूसरी तरफ चेहरा घुमा लेता है और उसे कहता है मुझे इस बारे में नहीं पता और ना ही मैं तुम्हें इस बारे में कुछ बताने वाला हूँ। जुंजी उसे कहता है चोंग डी इस वक्त तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी मार सकता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो। जितना ज्यादा अच्छे से कोऑपरेट करोगे उतना बेहतर रहेगा। मुझे ये बात भी अच्छी तरह से पता है कि अगर तुम्हारे भाई को इस बारे में पता चला कि तुम्हें बंदी बना लिया गया है तो मुझे पता है कि तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें बचाने के लिए कभी भी नहीं आएगा, इसलिए ये ख्याल तो छोड़ दो कि वो तुम्हें बचाने के लिए आने वाला है। तो यही बात सुनने के बाद वो कहता है हाँ ये बात तो वाकई में सच है कि वो नहीं आएगा। वो काफी ज्यादा घबरा भी जाता है। फिर साथ ही वो से कहता है मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता जो तुम कह रहे हो, मुझे 14 साल की कोई बात याद नहीं है, मुझे यहाँ पर गलत इंसान से ये सवाल पूछ रहे हो। तो हमारा जुंजी आगे से हल्का से मुस्कुराता है और उसे कहता है तुम
तो वाकई में कुछ ज्यादा परसिस्टेंट हो, क्यों ना हम लोग यहाँ पर आपस में एक शर्त लगा ले। चोंग डी भी उसे कहता है हम लोग यहाँ पर किस तरह की बेट लगाने वाले हैं, क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कोई गेम खेलने वाला हूँ। जुनजी उसे कहता है नहीं, मैं तुम्हारे साथ कोई भी गेम नहीं खेलने वाला, मेरे पास तुम्हारे पॉइजन का क्योर है, मैं तुम्हारे पॉइजन को ठीक कर सकता हूँ। हम दोनों यहाँ पर आपस में फाइट करेंगे और फाइट में हम दोनों को जीतना होगा। अगर तुम इस फाइट को जीत जाते हो, मुझे हरा देते हो, तो तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन अगर मैं इस फाइट को जीत जाता हूँ तो तुम्हें मुझे बताना होगा कि 14 साल पहले तुम्हारी फैमिली ने मैं मार्शल हाउस के साथ मिलकर मेरे पेरेंट्स के खिलाफ ये साजिश क्यों की थी। वहाँ से वो बॉटल निकालता है और उसे कहता है चलो जल्दी से बताओ कि तुम इस शर्त के लिए राजी हो। चोंग डी उसे कहता है अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या फाइट के दौरान मैं तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ। जुनजी उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम मेरी जान भी ले सकते हो। तो वो साथ उसे कहता है ठीक है फिर मैं तुम्हारी इस शर्त को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, मुझे वो एंटीडोट की बॉटल दो, उसके बाद हम दोनों फाइट करेंगे। तुमने मुझे हरा दिया तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि 14 साल पहले हमने ये सब कुछ क्यों किया था। वो मास्टर से कहता है मास्टर आप ये क्या कर रहे हैं। चोंग डी इस वक्त स्पिरिट गैदरिंग राम के 3rd लेवल पर है, जबकि आप तो इस वक्त बॉडी टैपिंग के 9th लेवल पर है, वो आपको आसानी से हरा सकता है, ये बहुत ज्यादा रिस्की है। जुनजी से कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, बस तुम्हें इंतजार करो। साथ ही वो एंटीडोट की बॉटल को उसकी तरफ फेंक देता है, वो एंटीडोट की बॉटल को खोलता है और उसको पी जाता है और उसे कहता है 1 घंटे के बाद मैं तुमसे फाइट करूंगा। उसे कहता है ठीक है तुम अपनी स्पिरिट एनर्जी को दोबारा से गैदर कर लो, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते, कम्प्लीटली क्योर नहीं हो जाते, तब तक हम लोग फाइट नहीं करेंगे। साथ ही चोंग डी सोच रहा होता है ये लड़का बहुत बड़ा बेवकूफ है, इस बेवकूफ ने तो अपना सर प्लेट में रखकर मेरे सामने कर दिया, अब तो बस इसके ऊपर छुरी चलाना बाकी है। एक बार मैं इसको मार डालूं, उसके बाद देखना मैं शुई फैमिली में वापस जाने के बाद शुई फैमिली का एक बहुत ही पोटेंशियल एल्डर बन जाऊंगा। तो नेक्स्ट सीन 1 घंटे के बाद का दिखाया जाता है। 1 घंटे के बाद ये दोनों उसी प्रिजन के एक हाल में जाकर फाइट करने वाले हैं। तो चोंग डी को भी बाहर निकाला जाता है, वो उसे कहता है चलो ठीक है अब मैं फुली रिकवर हो चुका हूँ, चलो अब यहाँ पर फाइट करके देखते हैं। साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसे कहता है तो मैं अपने फर्स्ट मूव को चलने वाला हूँ। अपनी पहले मूव को यूज करते हुए हमारे जुनजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पॉइजन जैन भी काफी घबरा जाते हैं और उसे कहते हैं मास्टर बचना, इसने अपने बाजू के ऊपर एक मोर्टल आर्टिफैक्ट को पहना हुआ है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, जो कि इसको पावर दे रहा है। उस आर्टिफैक्ट को निकालकर उसकी एक तलवार बना लेता है और हमारे जुनजी के ऊपर अटैक कर देता है, जबकि जुनजी अपनी तलवार को निकालकर उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। चोंग डी ने अपने बाजू के ऊपर एक आर्टिफैक्ट को छुपाया होता है। यहाँ पर इस फाइट को कौन जीतेगा ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड 20 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।